व्हाट्सअप एवरीवन, आई होप गाइस आप मजे कर रहे हैं और बहुत मन लगाकर पढ़ाई भी कर रहे हैं। पढ़ाई में मजे हैं दोस्त, पढ़ाई करने में मजे हैं। आपसे ये फाइनल के स्टूडेंट्स, आप पढ़ाई में आपको मजा आना चाहिए। कौन कौन से चैप्टर बेटा कंप्लीट हो गए फटाफट से मेरे को बताएंगे सारे अच्छे बच्चे। सर हमने चार्ज कर लिया, हमने सप्लाई कर लिया और हमने आईटीसी कर लिया, यानी इनपुट टैक्स क्रेडिट भी हमने कर लिया। अब निपटाएंगे बेटा एग्जामिशन चैप्टर के हम अमेंडमेंट्स को। कोई खासा बड़ा अमेंडमेंट नहीं है साहब, छोटा मोटा शब्द सुधार है। शब्द सुधार किसको बोलते हैं बेटा? लैंग्वेज को और परफेक्ट करना। ठीक है, पहले लॉ में जो लैंग्वेज थी उस लैंग्वेज को और परफेक्ट करने के लिए बहुत अप्रोप्रिएट शब्दों का इस्तेमाल करना, हम शब्द सुधार बोलते हैं साहब। और दूसरा साहब, कुछ नई एंट्रीज ऐड हुई है, इसके अलावा कुछ छोटे मोटे सर्कुलर्स हैं, उसको अगर कंप्लीट कर लेंगे तो बेटा आपका एग्जामिशन चैप्टर यहाँ पर निपट जाएगा। चलो साहब चालू करें। हाँ सर चालू करते हैं, ठीक है, टाइम वेस्ट करना नहीं ज्यादा इधर उधर की बातों में साहब, फटाफट से आ जाओ। छोटी छोटी चीजें मैं फिर बता रहा हूँ आपको, आराम से अपन इस अमेंडमेंट बुकलेट से इसे कवर कर लेंगे। अगर आपने बेटा अमेंडमेंट बुकलेट अभी तक डाउनलोड नहीं करा है बेटा, तो पहली फुर्सत में जाके आप डाउनलोड कर लो, क्योंकि ये अमेंडमेंट बुकलेट बेटा आपको कम से कम ना करते बेटा, कम से कम मैं तो कहूंगा साहब 15 नंबर तो दिलाई देगा साहब। 10 से 15 नंबर यहाँ से आपके कवर हो जाएंगे, ये पक्की बात है। तो बहुत बढ़िया तरीके से बेटा यहाँ पर डायग्राम्स, टेबल्स, Q&A फॉर्मेट, क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट का इस्तेमाल किया गया है। इलस्ट्रेशंस भी मैंने हर जगह लिए हैं, एग्जांपल्स भी मैंने हर जगह लिए हैं। तो बेटा अगर एक डायग्राम भी आपके काम आ गया, सोचो 5 नंबर का या 8 नंबर का एक डायग्राम भी काम आ गया, तो ये अमेंडमेंट बुकलेट तो बेटा फल गई आपके लिए। तो इसने अपना फायदा आपको दे दिया, ठीक है। तो अमेंडमेंट बुकलेट देख लेना, लिंक आपके स्क्रीन पर भी है बेटा, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा, वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हो विदाउट एनी कॉस्ट, फ्री में आप इसे डाउनलोड कर सकते हो बेटा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। हाँ सर ठीक है। अब बेटा देखो ये एग्जामिशन चैप्टर चालू हो रहा है आपका, और ये है अपनी एंट्रीज नंबर, ठीक है। एग्जामिशन एंट्री नंबर 1 चैरिटेबल ट्रस्ट, एंट्री नंबर 2 गोइंग कंसर्न, याद है ना? हाँ सर याद है, वही सारी एंट्रीज यहाँ पर है। तो बेटा एंट्री नंबर 7 जो होती थी वो क्या होती थी, देखो अपन देखते हैं। पहले कुछ और होती थी, एंट्री नंबर 7 में शब्द सुधार है, ठीक है। तो एंट्री नंबर 7 क्या थी बेटा? एंट्री नंबर 7 ये थी कि सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी और लोकल अथॉरिटी टू अ बिजनेस एंटिटी विद एन एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ ₹20 लाख और 10 लाख इन स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स। बेटा हम जानते हैं, कोई नई बात बोली क्या मैंने? नहीं सर आपने कोई नई बात नहीं बोली, ये सारी बात हम जानते हैं, ठीक है। मेन बात क्या है बेटा कि ये जो देखो ये भाषा है ना, ये भाषा 10 लाख 20 लाख। अब मुझे एक बात हो बेटा, लिमिट चेंज तो ये भाषा चेंज, लिमिट चेंज, अगर ये लिमिट 40 लाख हो गई तो फिर क्या करोगे? गुड्स के केस में हम जानते हैं एक्सक्लूसिव 40 लाख है, मैं आपको अभी बढ़ाऊंगा अभी रजिस्ट्रेशन चैप्टर के अमेंडमेंट के साथ ये बात। बट 40 लाख की लिमिट है तो यहाँ 40 लाख लिखो बेटा, ये जहां जहां है वहां वहां जा जाके 40 लाख लिखो। तो हर जगह क्या करना पड़ेगा बेटा? हर जगह अपन को चेंज करना पड़ेगा। तो बेटा कोई भी चीज अगर एक सेक्शन में चेंज हो रही है और उसकी वजह से अगर आपको हर सेक्शन की लैंग्वेज बदलनी पड़ रही है या हर एंट्री की लैंग्वेज बदलनी पड़ रही है तो दिक्कत आ रही है। तो एक ऐसी लैंग्वेज यूज करते हैं बेटा, एक ऐसी लैंग्वेज यूज करते हैं जो फॉरएवर, जो यूनिवर्सल होगी साहब। आप लिमिट कुछ भी कर लो, किसी भी सेक्शन में कोई भी चेंज कर लो साहब, हमारी लैंग्वेज ऐसी यूज करेंगे कि हमें बार बार अमेंडमेंट लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वही करा यहां पर, और कुछ भी नहीं करा बेटा। देखो क्या लिख दिया कि द एग्रीगेट टर्नओवर क्या होना चाहिए बेटा? सच एन अमाउंट इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर एज मेक इट एलिजिबल फॉर एग्जम्पशन फ्रॉम रजिस्ट्रेशन अंडर द सीजीएसटी। देखो बेटा कितनी शानदार बात लिख दी यहाँ पे इन्होंने, इतने प्यार से इतनी बढ़िया बात लिखी इन्होंने कि टेंशन ही खत्म कर दी। सर इन्होंने क्या लिखा बेटा? इन्होंने लिखा कि हम लिमिट को वो अमाउंट सेट करते हैं, क्या बोला? हम एग्रीगेट टर्नओवर वो सेट करते हैं बेटा जो उससे क्या बनाएगा बेटा? देखो क्या लिखा हुआ है, एलिजिबल बनाएगा एग्जम्पशन फ्रॉम रजिस्ट्रेशन से। तो बेटा एग्जम्पशन फ्रॉम रजिस्ट्रेशन से एलिजिबल बनाने का मतलब क्या हो गया? थ्रेशोल्ड लिमिट। क्या हो गया बेटा? थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर एग्जम्पशन, और मैं कहूंगा थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर रजिस्ट्रेशन, थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर रजिस्ट्रेशन। और थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर रजिस्ट्रेशन क्या होती है? सारे अच्छे बच्चे बताएंगे मेरे को बेटा। थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर रजिस्ट्रेशन होती है 10 लाख 20 लाख 40 लाख, इसे ही तो हम बोलते हैं। तो इन्होंने वही बात किस तरह से लैंग्वेज में लिख दी, इस तरीके से लिख दी साहब कि अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर ऐसा अमाउंट है, कैसा अमाउंट है? ऐसा अमाउंट है किसमें साहब? प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में ऐसा अमाउंट है जो आपको एलिजिबल बनाता है एग्जम्पशन फ्रॉम रजिस्ट्रेशन के लिए। क्या बनाता है बेटा? एलिजिबल बनाता है। किसके लिए एलिजिबल बनाता है? एग्जम्पशन फ्रॉम रजिस्ट्रेशन के लिए, यानी बेटा आपको रजिस्ट्रेशन से एग्जम्पशन मिल जाएगी। मेरे प्यारे बच्चे बोलेंगे मेरे साथ में बेटा, आपको एग्जम्पशन से रजिस्ट्रेशन से एग्जम्पशन मिल जाएगी। किससे मिल जाएगी बेटा? साथ साथ बोलेंगे एग्जम्पशन मिलेगी, बट किससे? रजिस्ट्रेशन से, ठीक है। फोकस करना है साहब बात पे, बस इतनी सी बात है। शब्द में सुधार है, पहले वहां लिमिट लिख रखी थी साहब, अगर आपका एग्रीगेट टर्न हो ना 20 लाख से ऊपर ना होना बेटा, 10 लाख से ऊपर ना होना स्पेशल कैटेगरी स्टेट में, तो ये एग्जम्पशन बेटा आपको मिल जाएगी। अच्छा सर ऐसी बात थी क्या? सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट,
टू टू अब बिजनेस एंटिटी विद एन एग्रीगेट टर्नओवर, मतलब रजिस्टर्ड नहीं होनी चाहिए। अनरजिस्टर्ड एंटिटी को देंगे तो एग्जाम करा देंगे। इसके पीछे का लॉजिक अपन को पता है बेटा कि अनरजिस्टर्ड एंटिटी को अगर सर्विस दोगे, एग्जाम नहीं कराओगे तो क्या हो जाएगा, आरसीएम में आ जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट सर्विसेज आरसीएम में कवर्ड है। तो ऐसी एंटिटी को क्यों मारना, तो उसको एग्जाम कर दिया। क्या कर दिया, एग्जाम कर दिया। लेकिन बेटा एग्जाम के लिए पहले शब्द क्या यूज किए थे, पहले शब्द यूज किए थे साहब 20 लाख 10 लाख, ये सब बातें यूज कर रखी थी। अब क्या कर दिया साहब, अभी झंझट खत्म कर दिया। अब इन्होंने सिर्फ ऐसी लैंग्वेज यूज कर ली कि लिमिट चेंज करते रहो, अमाउंट को हटा दिया। जो वर्डिंग्स में अमाउंट था ना साहब, उसको हटा के लिख दिया कि एक ऐसा अमाउंट प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में जो आपको एलिजिबल बनाता है एग्जामिशन के लिए रजिस्ट्रेशन से। बस बेटा बात खत्म हो गई। अगली एंट्री पे आ जाओ बेटा फटाफट से। अगली एंट्री में भी देखो बेटा वही का वही चेंज है। अब मैं इतना वापस बोलूं क्या, नहीं साहब इतना वापस बोलने की जरूरत आपको नहीं है। सिंपल सी बात देखो क्या लिखा हुआ है, बिजनेस एंटिटी जिसका एग्रीगेट टर्नओवर पहले 20 लाख, स्पेशल कैटेगरी स्टेट में 10 लाख, उसको हटा के क्या लिख दिया, जो उसे एलिजिबल बनाता है, किससे, जो उसे एलिजिबल बनाता है एग्जामिशन के लिए रजिस्ट्रेशन से। सिंपल सी बात है, यानी एग्जामिशन आपको रजिस्ट्रेशन मिल जाएगी अगर आप उस लिमिट में हो, उस अमाउंट में आपका एग्रीगेट टर्नओवर है तो ठीक है साहब, वेरी गुड, आपको एग्जामिशन अवेलेबल है। बट अगर उस लिमिट के ऊपर है, यानी आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ रहा है, फिर आपको यहाँ पर लिमिट का फायदा नहीं मिलेगा, एग्जामिशन का फायदा नहीं मिलेगा। साहब नीचे भी ये लिखा है कि बेटा सेम टू सेम चेंज है, मेरे सारे अच्छे बच्चे सेम टू सेम चेंज है बेटा, टाइम वेस्ट करने नहीं। अपन एक बार में लॉजिक समझाते हैं, कॉपी पेस्ट हो जाता है लॉजिक, इंस्टीट्यूट भी कॉपी पेस्ट करता है बेटा, अपन भी लॉजिक कॉपी पेस्ट करते हैं। देखो सेम टू सेम बात वापस यहाँ पर भी आ गई। तो ए बी सी, सर ये कौन सी एंट्री बेटा, ये पार्टनरशिप वाली एंट्री, अगर आपको ध्यान हो तो वो पार्टनरशिप फर्म आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल वाली एंट्री है, जिसमें पार्टनरशिप फर्म होती थी, इंडिविजुअल एडवोकेट, सीनियर एडवोकेट, याद आया, हाँ सर याद आया, उस वाली एंट्री। और उसी वाली एंट्री में बेटा ये थोड़े से इन्होंने यहाँ पर चेंजेस करे हैं। मेरे अच्छे बच्चे मेरी बात सुनेंगे और मुझे बताएंगे साहब क्या सर क्या बताएंगे, मुझे बताएंगे कि अगली एंट्री आ रही है एक नई एंट्री बेटा 9AA। कौन सी एंट्री आ रही है बेटा, 9AA। बहुत सिंपल सी बात है बेटा, कोई नई बात नहीं है। फीफा आप पहले भी जानते थे, अभी भी जानते हैं, बस अब फीफा कौन सा हो गया साहब, अब फीफा अंडर 17 वाला हो गया साहब। फीफा पहले भी था, फीफा अभी भी था, अब फीफा अंडर 17 हो गया। और ये वुमेन्स वर्ल्ड कप है जो 2020 के अंदर होना है बेटा। इससे रिलेटेड अगर कोई भी सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय और टू फीफा, फीफा बेटा एक बॉडी है, एक संस्था है, एक संस्था है। देखो ये जो लिखा हुआ है ना, इंटरनेशनल डे फुटबॉल एसोसिएशन, फेडरेशन इंटरनेशनल डे फुटबॉल एसोसिएशन, ये बड़ा लैटिन भाषा में लिखा हुआ है, ठीक है, ये इनकी भाषा है जिस भाषा में ये नाम है फीफा, जिसे हम बोलते हैं। अब बेटा फीफा जो है, इसको समझो कि फीफा अगर कोई सर्विस दे रहा है या फीफा अगर कोई सर्विस ले रहा है, देखो बाय और टू, बाय मतलब फीफा के द्वारा, टू मतलब फीफा को। हाँ बच्चे, तो बताओ अगर ऐसा है तो क्या उस पर आप टैक्स लगा दोगे साहब? ये क्या है, ये प्रमोट कर रहे हैं बेटा इंटरनेशनल स्पोर्ट्समैनशिप को, इंटरनेशनली स्पोर्ट्समैनशिप को प्रमोट कर रहे हैं। हम ये चाह रहे हैं साहब कि हमारे यहाँ पर इंडिया के अंदर लोग आए, बड़े बड़े इवेंट, स्पोर्ट्स इवेंट हमारे यहाँ पर ऑर्गेनाइज हो, ताकि बेटा बाहर से पैसा भारत के अंदर आए, फॉरेन करेंसी आए। तो इसलिए हमने क्या करा, इसलिए हमने कहा साहब फीफा के टिकट पे, आपको याद हो तो, अगर आपको याद हो मेरे प्यारे बच्चे, तो फीफा के टिकट पे तो पहले भी टैक्स नहीं लगता था। अब बोल दिया कि फीफा के द्वारा दी जाने वाली सर्विस और फीफा के द्वारा ली जाने वाली सर्विस पे भी हम क्या नहीं लगाएंगे साहब, टैक्स नहीं लगाएंगे। बट एक कंडीशन है बेटा सिंपल सी, कि इसका गलत फायदा नहीं उठाया जाए, इसलिए इन्होंने कंडीशन लगा दी। और कंडीशन क्या लगा दी बेटा, कि जो डायरेक्टर स्पोर्ट्स होगा मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स का, उसे बेटा सर्टिफाई करना पड़ेगा कि जो सर्विस दी जा रही है या ली जा रही है वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली फीफा से कनेक्टेड सर्विस है। वरना बेटा फीफा के नाम पर दूसरी सर्विसेज एग्जाम करा लोगे, फीफा के नाम पे दूसरी सर्विस देकर उसे एग्जाम करा लोगे। तो इन्होंने कहा जी ना बेटे ना, ऐसा ना होने देंगे। हाँ, डायरेक्टर स्पोर्ट्स को सर्टिफाई करना पड़ेगा साहब कि जो सर्विस एग्जामिशन ले रही है वो सर्विस कहीं ना कहीं साहब किसके यूज में आ रही है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली फीफा के यूज में आ रही है साहब। तो अगर फीफा के यूज में आएगी बेटा तभी आपको बेनिफिट मिलकर चलेगा। तो मैंने क्या बोला, 9AA वापस रिवाइज करेंगे बेटा, बाय और टू फीफा, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय और टू फीफा आर एग्जेम्प्ट, ठीक है। फीफा कौन सा वाला है, अंडर 17 वुमेन वर्ल्ड कप, अंडर 17 वुमेन वर्ल्ड कप साहब। अगर वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली रिलेटेड है किससे, फीफा अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप से, तो क्या मिल जाएगी, एग्जामिशन मिल जाएगी। लेकिन कंडीशन क्या लगा दी बेटा, कि सर्टिफाई करना पड़ेगा। किसको सर्टिफाई करना पड़ेगा, डायरेक्टर स्पोर्ट्स को सर्टिफाई करना पड़ेगा, जो मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स का होगा। सिंपल सी बात है, कोई नई बात है क्या बेटा, कुछ बड़ा पढ़ लिया क्या? नहीं साहब, कुछ बड़ा नहीं पढ़ा, ठीक है। इसके बाद शानदार अमेंडमेंट आ रही है दोस्तों, जी हाँ शानदार अमेंडमेंट, एंट्री नंबर 14, होटल मोटल। जी हाँ, होटल मोटल की सर्विसेज की जहां हम बात करते थे बेटा, तो हम बोलते थे बिलो 1000। पहले के जमाने में ऐसा होता था, याद है मैं याद कराता था 999, इसलिए मैं हमेशा आपको क्या लिखवाता था, मैं लिखवाता था बेटा 999। मेरे अच्छे बच्चे जानते हैं ये बात, क्यों लिखवाता था बेटा, क्योंकि 999 पर एग्जामिशन थी, 999 और 999 से कम पर एग्जामिशन थी। क्योंकि पहले जो लैंग्वेज यूज हो रही थी बेटा, उसमें लैंग्वेज यूज हो रही थी कि अगर आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई
यहाँ पर भी अमेंडमेंट था, आपको ध्यान है ना? हाँ सर, उससे थोड़े अटेम्प्ट पहले यहाँ पर डिक्लेयर्ड वैल्यू था, डिक्लेयर्ड टैरिफ, डिक्लेयर टैरिफ, वो डिक्लेयर टैरिफ वाली बात तो खत्म ही कर दी, उसकी जगह तो वैल्यू ऑफ सप्लाई कर दिया, एक्चुअल वैल्यू ऑफ सप्लाई। और वो एक्चुअल वैल्यू ऑफ सप्लाई में भी लैंग्वेज थी बिलो, उस बिलो को भी हटा दिया साहब। बिलो को हटा के क्या कर दिया बेटा? बिलो और इक्वल कर दिया, बिलो और इक्वल कर दिया। इससे हुआ क्या बेटा? इससे ये हुआ कि अब 1000 रुपए पर भी एग्जामेशन मिल जाएगा साहब। यहां से हो सकता है, वैसे तो बेटा बहुत छोटी और बहुत कॉमन अमेंडमेंट है, सारे बच्चों को पता ही होगी, इसमें कोई सच बड़ी बात कुछ बोली नहीं है, लेकिन हाँ एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पर हो सकता है एमसीक्यू में आपसे ये चीज टेस्ट कर ले, इस अमेंडमेंट को साहब आपके टेस्ट कर ले, बाकी एज सच मुझे नहीं लगता कि कुछ यहाँ से पूछने लायक बन सकता है। इसके अलावा बेटा 19A और 19B को कुछ भी नहीं करा साहब, तारीख बढ़ा दी आगे। हम अच्छे से जानते हैं एयर ट्रांसपोर्टेशन, और हम अच्छे से जानते हैं बेटा वेसल ट्रांसपोर्टेशन का जो फ्रेट होता है बेटा, उस पर जीएसटी नहीं लगता है, क्योंकि प्राइस पहले ही बहुत ज्यादा होता है, और हमें प्रमोशन भी करना है साहब, एक्सपोर्ट प्रमोशन भी करना है कहीं ना कहीं, तो उसको हम क्या करते जा रहे हैं बेटा, आगे से आगे तारीख बढ़ाकर एग्जेम्प्ट कराते जा रहे हैं। ठीक है साहब कि नहीं है? ठीक है सर, बिल्कुल समझ में आ गया। कुछ भी नहीं करी, पहले 2019 था बेटा, वो 2020 कर दिया, देखो सिर्फ तारीख बढ़ाई है साहब। क्या बढ़ाई है? तारीख पे तारीख। ठीक है मेरे अच्छे बच्चे? हाँ साहब। उसके बाद में आ रही बेटा एक आपके पास एंट्री नंबर 41। यहां पर बेटा क्या है, मैं आपको समझाता हूं, आपको अच्छे से ध्यान होगा। एक ये एंट्री होती थी एंट्री नंबर 41, जो अभी मैं आपको पढ़ के समझाऊंगा। अभी इसमें बेटा कुछ नहीं करा है, कंडीशन लगाई है सिर्फ। क्या लगाई है? कंडीशन। ठीक है, अभी पहले इसको पढ़ते हैं, फिर अपन समझते हैं कि कंडीशन क्या लगाई है। क्या बोल रहा है बेटा? अपफ्रंट अमाउंट कॉल्ड, अब उसे बेटा प्रीमियम बोल लो, सलामी बोल लो, कॉस्ट बोल लो, प्राइस बोल लो, डेवलपमेंट चार्ज बोल लो, किसी भी नाम से बुला लो बेटा। अपफ्रंट अमाउंट जो दिया जाता था, किस पे दिया जाता था? जब लॉन्ग टर्म ग्रांट, गवर्नमेंट आपको क्या देती थी? लॉन्ग टर्म लीज देती थी 30 या 30 से ज्यादा साल की। किस पर? इंडस्ट्रियल प्लॉट्स पर, और प्लॉट्स फॉर डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर फाइनेंशियल बिजनेस। मेरा बेटा यही तो बात है, इधर आओ। आपको किस कारण से ये जो लॉन्ग टर्म लीज दी गई बेटा, जो आप देख रहे हो मेरे साथ पढ़ रहे हो, ये लॉन्ग टर्म लीज किस कारण से दी गई? मेरे सारे बच्चे बताइए। ये लॉन्ग टर्म लीज दी गई बेटा आपको इंडस्ट्रियल प्लॉट्स की दी गई, या प्लॉट्स फॉर डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए दी गई? ठीक है, हाँ सर ठीक है, फॉर फाइनेंशियल बिजनेस। तो बेटा समझने की बात यह है कि कंडीशन ये है, ये कंडीशन है। प्लॉट किस काम में लेना है साहब? प्लॉट आपको सब डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट ने वो प्लॉट आपको लॉन्ग टर्म लीज पर दिया बेटा। इंडस्ट्रियल प्लॉट्स यानी इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए दिया है। आपका फाइनेंशियल बिजनेस अगर है तो दिया है। फाइनेंशियल बिजनेस के लिए अगर आप ये दो काम कर रहे हो तो आपको ये प्लॉट्स दिए गए हैं। आपको उन प्लॉट्स पर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करना है भाई। स्कूल नहीं चलानी, कॉलेज नहीं चलानी, कोचिंग सेंटर नहीं चलाना साहब, खेती बाड़ी नहीं करनी है। नहीं समझे? लोग क्या करेंगे बेटा? लोग गवर्नमेंट से बोलेंगे साहब दे दो दे दो दे दो दे दो, हमको लॉन्ग टर्म लीज पर दे दो। गवर्नमेंट दे देगी साहब, क्योंकि गवर्नमेंट क्या चाहती है? डेवलपमेंट हो। अब गवर्नमेंट चाहती है डेवलपमेंट हो, मैं हूं, मैंने ले लिया लॉन्ग टर्म लीज पर गवर्नमेंट से, मैंने गवर्नमेंट से लॉन्ग टर्म लीज पे ले लिया 30 साल से ज्यादा के लिए इंडस्ट्रियल प्लॉट, और बेटा मैं वहां इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की जगह अपनी कोचिंग क्लासेस चला रहा हूँ, डांस अकेडमी चला रहा हूँ, कमर्शियल अपार्टमेंट्स चला रहा हूँ। ये पर्पस था क्या गवर्नमेंट का देने का? नहीं साहब। तो बेटा एक बात हो, आपने तो क्या करा? जीएसटी से मुक्ति पाली। इस एंट्री के अंदर आपने जो अपफ्रंट अमाउंट पे करा था गवर्नमेंट को, समझ रहे हो, उस पर जीएसटी नहीं लगा। हाँ सर उस पर जीएसटी नहीं लगा, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो साहब, उस पर जीएसटी नहीं लगा बेटा। लेकिन आपने क्या उस पर्पस को फुलफिल करा जिस पर्पस के लिए गवर्नमेंट ने ये आपको दिया था? पर्पस मैंने अभी आपको अंडरलाइन करा, देखो रेड पेन से। पर्पस क्या था बेटा? इंडस्ट्रियल प्लॉट्स, प्लॉट्स फॉर डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर फाइनेंशियल बिजनेस। क्या ये पर्पस पूरा हुआ साहब? ये पर्पस मेरे बच्चे सब बताएंगे, ये पर्पस पूरा नहीं हुआ, ये पर्पस पूरा नहीं हुआ। और बेटा ये पर्पस पूरा नहीं हुआ तो गवर्नमेंट ने कहा साहब देखो यही तो कंडीशन है कि अगर ये पर्पस पूरा नहीं हुआ तो पेनल्टी के लिए तैयार हो जाओ। गवर्नमेंट ने क्या बोला बेटा? पेनल्टी के लिए तैयार हो जाओ। अच्छा सर ऐसी बात है बेटा, एक अमेंडमेंट और है, इसको मैंने बोल्ड करना भूल गया शायद मैं, आप बोल्ड कर लो बेटा। ये जो 50% की रिक्वायरमेंट होती थी बेटा, इसको 20% कर दिया, और कुछ भी चेंज नहीं है। 50% को क्या कर दिया बेटा? 20%। ये कोई मेजर अमेंडमेंट नहीं है साहब, ठीक है। गवर्नमेंट ने अपना स्टेक कम पर भी एप्लीकेबल करा लिया, मतलब पहले 50% होना जरूरी था, तो वो माना जाता था कि वो गवर्नमेंट एंटिटी वगैरह 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 है। बट अब ऐसी कंडीशन नहीं है साहब, अब 20% पे ही मान लिया जाएगा। मुद्दे की बात ये नहीं है साहब, ये तो छोटा अमेंडमेंट है, ठीक है समझ में आ गया। 50% की लिमिट को आपने 20% कर दिया बेटा। मुद्दे की बात है जो कंडीशन प्रोवाइजो डालकर एप्लीकेबल कराई गई। प्रोवाइजो क्या डाला गया बेटा? प्रोवाइजो डाला गया प्रोवाइडेड दैट द लीज्ड प्लॉट्स शैल बी यूज्ड फॉर द पर्पस फॉर विच दे आर अलॉटेड। साहब फॉर विच दे आर अलॉटेड, देखो साफ साफ दिख रहा होगा आपको, ये रहा, ये ना बेटा, ये रहा, ये देखो, ये जो लिखा हुआ है ना, मैं यही रीड कर रहा हूँ। ये जो लिखा हुआ है बेटा, मैं यही यहाँ पर आपको रीड करवा रहा हूँ। क्या लिखा हुआ है बेटा? लिखा हुआ है कि प्रोवाइडेड दैट द लीज्ड प्लॉट्स शैल बी यूज्ड फॉर द पर्पस फॉर विच दे आर अलॉटेड।
साहब जिस पर्पस के लिए अलॉट किया गया उसी पर्पस के लिए यूज होना जरूरी है। जिस पर्पस के लिए बोलो अलॉट किया गया उसी पर्पस के लिए यूज होना जरूरी है। फॉर इंडस्ट्रियल और फाइनेंशियल एक्टिविटी इन इंडस्ट्रियल और फाइनेंशियल बिजनेस एरिया। साहब हमने आपको बिजनेस फाइनेंशियल बिजनेस एरिया में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करने बोला, ठीक है। आपने क्या करा साहब, कोचिंग सेंटर चला लिया, डांस एकेडमी चला रहे हो साहब वहां पर, हैं पिक्चर वालों को पिक्चर बनाने के लिए दे रहे हो, प्रोड्यूसर और डायरेक्टर्स को आप वहां पर फिल्म शूटिंग के लिए जगह दे रहे हो। ये काम नहीं चलेगा साहब, ये काम नहीं चलेगा। तो मेरी बात, मेरे सारे बच्चे मेरे साथ साथ बोलेंगे बेटा प्रोवाइजो नंबर 1, प्रोवाइजो नंबर 1। प्रोवाइजो नंबर 1 में क्या करा, प्रोवाइजो नंबर 1 में डाली बेटा कंडीशन, कि बेटा कंडीशन है प्रोवाइडेड दैट कि लीज्ड प्लॉट जो है वो साहब अलॉटेड पर्पस के लिए ही काम में आना चाहिए। अगर आपने किसी और काम में लिया तो एग्जम्पशन नहीं मिलेगी। प्रोवाइजो नंबर 2, प्रोवाइजो नंबर 2, प्रोवाइजो नंबर 2 में क्या बोला, मेरे सारे अच्छे बच्चे बताएंगे बेटा। प्रोवाइजो नंबर 2 में देखो क्या बोला, प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट द स्टेट गवर्नमेंट कंसर्न्ड shall monitor and enforce the above condition as per the order issued by the state government in this regard। साहब पहले में डाली कंडीशन, दूसरे में डाली रेस्पॉन्सिबिलिटी। पहले में डाली कंडीशन, दूसरे में डाली रेस्पॉन्सिबिलिटी। पहली में तो डाली कंडीशन कि एग्जाम्शन मिलेगी क्या, हाँ साहब मिलेगी। कब मिलेगी, जब कंडीशन फुलफिल करोगे। क्या कंडीशन फुलफिल करनी है साहब, जिस पर्पस के लिए आपको प्लॉट दिया गया था उसी पर्पस में वो प्लॉट काम में आना चाहिए। दूसरी बात क्या बोला, दूसरी बात साहब स्टेट गवर्नमेंट कंसर्न, यानी जिस स्टेट गवर्नमेंट ने भी दिया, मतलब जिस स्टेट के अंदर भी ये प्लॉट या ये लैंड आ रहा है, जिस स्टेट गवर्नमेंट के भी अंडर में ये प्लॉट या लैंड आ रहा है साहब, उस स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि वो कंडीशन को मॉनिटर करे और एनफोर्स करवाए, वहां पर कुछ और ना होने दे। एनफोर्समेंट की जिम्मेदारी स्टेट गवर्नमेंट की रहेगी, चाहे स्टेट गवर्नमेंट को इसके लिए ऑर्डर इशू करना पड़ जाए। ऑर्डर इशूड बाय द स्टेट गवर्नमेंट इन दिस रिगार्ड। तो स्टेट गवर्नमेंट इस रिगार्ड में ऑर्डर इशू कर कर पालना करवाएगी, एनफोर्स करवाएगी साहब, और मॉनिटर करेगी कि आप कंटिन्यूअसली प्लॉट को उसमें यूज ले रहे हो नहीं ले रहे हो, या फिर आपने पर्पस बदल दिया। तो बेटा अगर आपने पर्पस बदल दिया इस कंडीशन के अंदर तो ध्यान रखना आपकी छुट्टी हो जाएगी बेटा। क्या हो जाएगी बोलो, छुट्टी हो जाएगी। ठीक है सर, बात समझ में आ गई। प्रोवाइजो नंबर 3 बेटा अरे सर ये क्या, पेन तो चेंज करो। हाँ बेटा कर लिया, लो आ जाओ। प्रोवाइजो नंबर 3 क्या बोला मैंने प्रोवाइजो के अंदर बेटा, मैंने बोला प्रोवाइडेड फर्दर दैट इन केस ऑफ एनी वायोलेशन और सब्सिक्वेंट चेंज ऑफ लैंड और यूज ड्यू टू एनी रीजन व्हाटसोएवर द ओरिजिनल लेजर, द ओरिजिनल लेजी, ओरिजिनल लेजर, लेजी मतलब बेटा वो ओरिजिनल लेजर का मतलब है जो ओरिजिनल है, मतलब फर्स्ट टाइम वाला। क्योंकि हो सकता है ना ये प्लॉट अगर मैंने लीज पे लिया हो तो मैं बिचौलिया हूं, बिचौलिया मिडलमैन, मैं इसको आगे सब लीज कर दूं, सब लेट कर दूं, सेल कर दूं, समझ रहे हो, और फिर वो आगे और उसको सब लीज कर दे, फिर वो उसको आगे और सब लीज कर दे। तो बेटा ऐसे आगे से आगे क्या होगी, सब लीजिंग चलती जाएगी कि नहीं चलती जाएगी, हाँ सब चलती जाएगी। ये ऐसा तो हो सकता है मैंने गवर्नमेंट से लिया, मैंने आगे किसी और को दे दिया, मैंने जिसको दिया उसने आगे किसी और को दे दिया। तो यहाँ ओरिजिनल लेजर, लेजर मतलब ओरिजिनल जो फर्स्ट टाइम पे थे, ठीक है सर। एज वेल एज एनी सब्सिक्वेंट लेजी और बायर, मतलब मेरे बाद अगर मैं किसी को दे रहा हूं तो वो लोग भी इसमें कवर हो जाएंगे। शैल बी, बड़े शब्द आ रहे हैं मेरे बच्चों, सर क्या आ रहे हैं, अच्छे अच्छे बच्चे पढ़ेंगे, आ जाओ। shall be jointly and severally liable। ये भाषा पढ़ी पढ़ी लग रही है साहब, पेनल्टी चैप्टर में आती है, पढ़ी पढ़ी लग रही है, हाँ साहब ऐसी भाषा पेनल्टी चैप्टर में आती है साहब। shall be jointly and severally liable, क्या बोलेंगे बेटा, jointly and severally liable, किस चीज के लिए, to pay such amount of integrated tax as would have been payable, as would have been payable, as would have been payable but for the exemption contained therein। समझे, उसने बोला साहब कि यू आर लाइबल टू पे द अमाउंट ऑफ इंटीग्रेटेड टैक्स जो अदरवाइज पेबल होता अगर एग्जम्पशन नहीं मिलती तो। यानी बेटा प्रोवाइजो 3 में क्या बता दी, प्रोवाइजो 3 में बता दी पेनल्टी। तो प्रोवाइजो 1 में क्या बोला, प्रोवाइजो 1 में बोला कंडीशन, प्रोवाइजो 2 में क्या बोला, बोला रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी, स्टेट गवर्नमेंट की। प्रोवाइजो 3 में क्या बोला साहब, नहीं पालना करोगे तो पेनल्टी लगा दी जाएगी साहब। क्या लगा दी जाएगी बोलो मेरे अच्छे बच्चे, पेनल्टी लगा दी जाएगी। तो 3 प्रोवाइजो बेटा अपन ने अच्छे से कवर कर लिए, याद भी कर लिए। प्रोवाइजो 1 में कंडीशन, प्रोवाइजो 2 में रेस्पॉन्सिबिलिटी, प्रोवाइजो 3 में क्या बेटा, पेनल्टी। सब ठीक है, पेनल्टी लगा दी साहब। अलोंग विद, देखो आगे पढ़ लो बेटा क्या लिखा है मैंने, अलोंग विद एप्लीकेबल इंटरेस्ट एंड पेनल्टी साहब, यानी एप्लीकेबल इंटरेस्ट और पेनल्टी भी वहां पर आपके लिए क्या रहेगी बेटा, एप्लीकेबल रहेगी, मतलब आप पे लगेगी। यानी साहब ये ध्यान रखना कि फॉर एग्जाम्पल मैंने एग्जाम्शन ले ली, बाद में पता लगा साहब मैं उसका फर्जीवाड़ा कर रहा हूँ, उसको कंप्लाई नहीं कर रहा हूँ, तो ना ही केवल जो इंटीग्रेटेड टैक्स मैंने बचा लिया था, बल्कि उस तारीख से, जिस तारीख से मुझे एग्जाम्शन मिली थी, प्लस जिस तारीख को ये पता लगा साहब कि मैंने अपना यूज बदल दिया, इस पीरियड का उस इंटीग्रेटेड टैक्स में जो बच गया एग्जाम्शन मिलने के कारण,
जो एग्जामेशन मिलने के कारण आपको पे नहीं करना पड़ा बेटा, उस इंटीग्रेटेड टैक्स पे आपको और क्या देना पड़ेगा, उस इंटीग्रेटेड टैक्स पे बेटा आपको बोलो पेनल्टी भी देनी पड़ेगी, इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। अच्छा सर, मतलब उस पर इंटरेस्ट भी लग जाएगा उतने पीरियड का? हाँ बेटा, उतने पीरियड का उस पर इंटरेस्ट भी एप्लीकेबल हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको यहाँ पर कोई दिक्कत की बात नहीं है मेरे अच्छे बच्चे। अब मेरी बात सुनो, आगे देखो बेटा, प्रोवाइजो नंबर 4। सर 4 प्रोवाइजो डाल दिए तो क्या हो गया, डर जाएंगे क्या? नहीं मैं डर गया क्या? ऐसे कैसे डर जाऊंगा बेटा, डरने की कोई जरूरत ही नहीं है। 4 क्या 5 प्रोवाइजो डाल दो, हम तो सारे प्रोवाइजो याद भी करेंगे और सारे प्रोवाइजो समझ भी लेंगे बेटा। नहीं नहीं सर 5 नहीं 4 है। ओके बेटा, आ जाओ प्रोवाइजो नंबर 4। सर इस बार आपने चेंज कर दिया कलर, कोई बात नहीं, है तो रेडी ना। देखो ये प्रोवाइजो 3, ये प्रोवाइजो 2 और ये प्रोवाइजो 1 और ये प्रोवाइजो 4। क्या बोल रहे बेटा प्रोवाइजो 4? देखिए हाँ सब देखो, बताओ क्या बोल रहा है प्रोवाइजो। प्रोवाइजो बोल रहा है बेटा कि लीज एग्रीमेंट प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट द लीज एग्रीमेंट एंटर्ड इनटू बाय द ओरिजिनल लेजर विद द ओरिजिनल लेजी, सब्सिक्वेंट लेजी, सब लीज और एनी सब्सिक्वेंट लीज, सेल एग्रीमेंट फॉर लीज और सेल ऑफ सच प्लॉट टू सब्सिक्वेंट लेजी और बायर और ऑनर्स। सर क्या बोला आपने बेटा, इसमें इतना सा लिखा हुआ है आगे से आगे बेचोगे, आगे से आगे लीज पे दोगे, आगे से आगे बेचोगे, आगे से आगे लीज पे दोगे, आगे से आगे बेचोगे, आगे से आगे लीज पे दोगे। तो जैसे जैसे आप आगे से आगे से बेचोगे, आगे से आगे लीज पे दोगे बेटा, अब इंपॉर्टेंट है पढ़ना, क्या लिखा, शेल incorporate in the terms and conditions the fact that the integrated tax was exempted on the long term lease of the plots by the original lessor to the original lessee subject to the above condition and that the parties of the said agreements undertake to comply with the same। इन्होंने बोला कि आगे से आगे अगर लीज पे दो ना साहब, तो जो कॉन्ट्रैक्ट करो ना उसमें लिख देना कि इंटीग्रेटेड टैक्स एग्जेम्प्ट करा के लाए। ओरिजिनल इंसान जो है, ओरिजिनल मतलब जो फर्स्ट टाइम लेजर है, जिसको गवर्नमेंट ने लीज पे दिया था और जिसको इंटीग्रेटेड टैक्स पे नहीं करना पड़ा उस अपफ्रंट अमाउंट के ऊपर, वो अगर आगे किसी को लीज पे देता है, मतलब मेरी बात सुनो, इधर आओ इधर आओ इधर आओ, मस्त एग्जांपल लेके समझाता हूँ। देखो ये कौन है बेटा, सर ये गवर्नमेंट है। क्या है बेटा, गवर्नमेंट। और ये कौन है बेटा, एमएम। ये कौन है, एमएम। गवर्नमेंट ने एमएम को लीज पे दिया, गवर्नमेंट ने एमएम को लीज पे दिया बेटा, एमएम ने एनके को लीज पे दे दिया। किसको, एनके को बेटा। एनके ने आगे किसको दे दिया बेटा, एसके को दे दिया। एसके ने आगे किसको दे दिया बेटा, किसी को भी दे दिया, राहुल को दे दिया। ठीक है साहब, तो ये इतने सारे जनों के पास क्या हुआ बेटा, सबलीज हुआ। क्या हुआ, सबलीज। मेरा अच्छा बच्चा बताएगा। एमएम ओरिजिनल है साहब, ये है ओरिजिनल लेजर, ओरिजिनल लेजर बेटा ये है। यहां एग्जाम्शन मिली है साहब, यहां जो मैंने अपफ्रंट अमाउंट पे करा उस पर मुझे एग्जाम्शन मिली है। बोलो मिली कि नहीं मिली? ठीक है साहब मिली। अब मेरी बात को सुनना, ये जो मैं आगे दे रहा हूं ना बेटा, ये आगे, ये देखो आगे पास कर रहा हूं, ये मैंने इसको आगे पास करा, यहाँ पर इसको आगे पास करा, इसने आगे पास करा बेटा। जितने भी कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं आगे से आगे पास करने के, कंडीशन बस इतनी सी है कि यहाँ पर इन कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर, इन कॉन्ट्रैक्ट नंबर 1, कॉन्ट्रैक्ट नंबर 2 और कॉन्ट्रैक्ट नंबर 3, इसके अंदर आपको मेंशन करना पड़ेगा। क्या मेंशन करना पड़ेगा, देखो इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा, ये फैक्ट इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा साहब कि जो ओरिजिनल इंटीग्रेटेड टैक्स था वो एग्जेम्प्ट कराया गया, और इस कंडीशन के साथ एग्जेम्प्ट कराया गया साहब कि इस प्लॉट को उसी पर्पस में लोगे जिस पर्पस के लिए ये आपको लॉन्ग टर्म लीज पे दिया जा रहा है। यानी साहब राहुल के कॉन्ट्रैक्ट में भी जब ये लिखा हुआ राहुल को मिलेगा तो राहुल को समझ में आ जाएगा, अच्छा यानी जिसने एमएम ने जो ये लेकर आया था गवर्नमेंट से, एमएम ने इस पे इंटीग्रेटेड टैक्स एग्जेम्प्ट करा रखा है। इसलिए क्यों, क्योंकि उसको स्पेसिफाइड पर्पस के लिए काम में लेना है। तो आगे से आगे जितने भी जने इस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करेंगे साहब, उन सबको समझ में आता चला जाएगा कि ओरिजिनल लेजर ने इस पर क्या पे नहीं करा, इंटीग्रेटेड टैक्स पे नहीं करा। और बेटा इंटीग्रेटेड टैक्स पे नहीं करा तो इसका मतलब उनको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कि एग्जेम्प्ट कराया हुआ है, और एग्जेम्प्ट कराया हुआ है इसका मतलब ये स्पेसिफाइड पर्पस के लिए ही यूज में लेना है। तो इसलिए गवर्नमेंट ने फोर्थ प्रोवाइजो में, कौन से प्रोवाइजो में बेटा, फोर्थ प्रोवाइजो में ये कंडीशन डाल दी कि साहब अगर एग्जेम्प्ट करवाना है तो हर जितनी भी आगे से आगे सब लीज पे दे रहे हो उन सब के अंदर टर्म्स एंड कंडीशन में लिख देना साहब, इनकॉर्पोरेट कर देना। क्या इनकॉर्पोरेट कर देना, ये फैक्ट दैट द फैक्ट कि इंटीग्रेटेड टैक्स एग्जेम्प्ट कराया गया है ओरिजिनल लेजर के द्वारा, ओरिजिनल लेजी को, और कंडीशन सब्जेक्ट टू दी अबव कंडीशन। अबव कंडीशन मतलब बेटा कि उसको स्पेसिफाइड पर्पस में ही यूज किया जाएगा। देखो एंड द पार्टीज टू द सेड एग्रीमेंट अंडरटेक टू कंप्लाई विद द सेम, मतलब जो पार्टीज आगे से आगे नहीं आती जा रही हैं वो कंप्लाई करने के लिए वादा करेंगी। वो बोलेंगी हाँ साहब अंडरटेक टू कंप्लाई, मतलब वो कहेंगे कि हाँ साहब हम उस कंडीशन को, जो कंडीशन चलती आ रही है, आगे कंप्लाई करके चलेंगे। बोलो बेटा कोई प्रॉब्लम?
नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। आई होप यहाँ तक बिल्कुल क्लियर था बेटा आपको। एग्जाम्पल भी अपन ने समझ लिया। इसके आप चाहो तो बेटा फोटो खींच लो, और चाहो तो इसे आप नोट भी कर सकते हो पॉज करके अपनी बुक के अंदर। तो बेटा कितने प्रोवाइजो डिस्कस करें? 4 प्रोवाइजो डिस्कस करें। प्रोवाइजो नंबर 1 में क्या बोला साहब? प्रोवाइजो नंबर 1 में कंडीशन लगाई। प्रोवाइजो नंबर 2 में रेस्पॉन्सिबिलिटी लगाई स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर। प्रोवाइजो नंबर 3 में साहब पेनल्टी बता दी कि अगर गड़बड़ करी तो जितना इंटीग्रेटेड टैक्स बचा लिया था अलोंग विद इंटरेस्ट एंड पेनल्टी पे करना पड़ जाएगा। और कंडीशन नंबर 4 यानी कि प्रोवाइजो नंबर 4 के अंदर क्या करा बेटा? उन्होंने बोला कि आगे से आगे अगर लीज पर दे रहे हो, सब लीज पर दे रहे हो, बेच रहे हो, जो भी कर रहे हो, एग्रीमेंट में लिख देना साहब कि इंटीग्रेटेड टैक्स एग्जाम्प्ट करा कर आए हैं, और आगे एग्जाम्प्ट रहेगा इसी कंडीशन पर कि आप इसे स्पेसिफाइड पर्पस अबव कंडीशन के साथ यूज करोगे। ठीक है? हाँ सर ठीक है। आई होप ये एंट्री बेटा आपको बिल्कुल क्लियर यहां पर हो गई होगी। ठीक है, ऐसे तो मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत की बात यहां पर है। तो मुद्दे की बात जो थी वो मैंने आपको बताई। एंट्री नंबर 41 यहाँ पर अमेंडेड जो पार्ट था साहब, एक तो ये 50% 20% वाली बात थी वो देख ली, और बाकी बेटा इसमें कितने प्रोवाइजो इंसर्ट कराए? 4 प्रोवाइजो इंसर्ट कराए, उनको अपन ने डिटेल में समझ लिया। ठीक है, और याद भी कर लिया साहब। मैंने तो याद कर लिया साहब। आई होप आपने भी याद कर लिया होगा ना, मेरे को तो अच्छे से याद हो गया। अब आओ बेटा किसके ऊपर? अब आओ बेटा एंट्री नंबर 22। मेरे सारे अच्छे बच्चे जानते हैं एंट्री नंबर 2 का है ये वही है बेटा जहां पर आप हायर पे देते थे क्या? मोटर व्हीकल, और वो एग्जाम्प्ट कराई जाती थी। इसके अंदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन वाले भी आए थे अगर आपको याद हो तो। हाँ सर, हाँ सर, हाँ इस स्टेट अंडरटेकिंग को देते थे ना, हाँ जीटीए को देते थे, हाँ सर वो वाला मोटर व्हीकल रेंट पे देते थे, तो वो एग्जाम्प्ट हो जाती थी। हाँ वो एग्जाम्प्ट हो जाती थी, देखो लिखा हुआ है ना। अगर स्टेट अंडरटेकिंग को अगर आप देते हो कोई मोटर व्हीकल जिसकी पैसेंजर कैपेसिटी, बैठने की कैपेसिटी 12 से ज्यादा है, तो सिचुएशन में आपको वो जो आपने रेंटिंग पे दी है, जो हायर पे दी है, जो बदले में रेंट आ रहा है, जो बदले में लीज आ रहा है बेटा, उसमें जीएसटी नहीं लगेगा। आपको ध्यान है इसमें एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन वाला भी एक पॉइंट था। अब एक नया पॉइंट इंसर्ट कराया गया बेटा, डबल ए। एक नया इंसर्ट कराया गया डबल ए, और इसको इसके पीछे की इंटेंशन क्या है, इसके पीछे का लॉजिक कैसा? लॉजिक ये है कि हम इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स को, जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स है साहब, उनको क्या देना चाहते हैं? बढ़ावा देना चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स आए, ताकि प्रॉब्लम खत्म हो जाए पॉल्यूशन की। किसकी बेटा? पॉल्यूशन की। पेट्रोल से पॉल्यूशन होता है, आप सब जानते हैं बेटा। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चलेंगे तो पॉल्यूशन नहीं होगा, हम यही चाहते हैं। इसलिए उन्होंने बोला कि अगर आप हायर पे देते हो सर, कोई भी इंसान, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने खरीद ली साहब, मेरे पास पैसा है, सरकार कहती है हमारे पास पैसा नहीं है साहब, खरीद आप लो, हमको किस पे दे दो? लीज पे दे दो। किस पे दे दो? लीज पे या हायर पे। देखो HIR हायर लिखा हुआ है, हमको हायर पे दे दो। मैंने अब क्या करेगी बेटा, अगर किसी भी लोकल अथॉरिटी को मैंने खरीदी, और किसी भी लोकल अथॉरिटी को किस पे दे दी बेटा? हायर पे दे दी। ठीक है, क्या दे दी हायर पे बेटा? ईओवी। ईओवी मतलब इलेक्ट्रॉनिकली ऑपरेटेड व्हीकल साहब, इलेक्ट्रॉनिकली चलने वाली गाड़ी। अब वो गाड़ी ऐसे भी हो सकती है, देखो ऐसे डूम बूम 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 बूम, और वो गाड़ी ऐसे भी हो सकती है, बट इलेक्ट्रॉनिकली ऑपरेटेड व्हीकल होनी चाहिए। सो इलेक्ट्रॉनिकली ऑपरेटेड व्हीकल का क्या मतलब होता है? देखो बेटा लिखा हुआ है, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी से अपना जो एक्सटर्नल सोर्स से इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या करती है? डिराइव करती है। सर मतलब बैटरी से? हाँ बैटरी से सोलर पावर से, कहीं से भी वो अपनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी बेटा डिराइव करती है, लेकिन एक्सटर्नल सोर्स होना चाहिए। तो क्या लिखा हुआ है? 1 और मोर इलेक्ट्रिकल बैटरीज फिटेड ऑन सच रोड व्हीकल। तो वो बैटरी अगर उसके ऊपर है, वो सोलर पावर से चार्ज हो रही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मेन मुद्दा ये कि साहब सोर्स इलेक्ट्रिसिटी होनी चाहिए, वो कहलाएगी इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड व्हीकल, वो कहलाएगी साहब इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड व्हीकल। कहां लिखा हुआ बेटा? कस्टम टैरिफ एक्ट के फर्स्ट शेड्यूल के चैप्टर 87 में इसका मतलब आपको दे रखा है, वहीं से इन्होंने यहाँ पर रेफरेंस लिया है। तो बेटा अगर ऐसी कोई भी इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड व्हीकल, अगर फॉर एग्जांपल ये लोकल अथॉरिटी बेटा, और ये मैं हूं एमएम ने क्या करा साहब? खरीदी और रेंट पे दे दी, हायर पे दे दी। किसको दे दी? लोकल अथॉरिटी को दे दी। क्या? ईओवी, इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड व्हीकल। खरीदी, इधर बाय करी, ये बाय करी, और बाय करके किसको हायर पे दे दी साहब? लोकल अथॉरिटी को। लोकल अथॉरिटी क्या फ्री में? देयर इज नो फ्री लंच इन दिस वर्ल्ड। फ्री में कुछ नहीं होता बेटा। ठीक है, फ्री में होगा तो बेटा हमारा जीएसटी का मतलब ही खत्म हो जाएगा। फ्री सैंपल्स में जीएसटी लगता है क्या साहब? बताओ। फिर ब्लॉक्ड क्रेडिट याद आएगा कुछ? फ्री सैंपल्स सेक्शन 17 सब सेक्शन 5। क्या बोल रहा हूं मैं? इधर आ जाओ। मैंने बोला साहब लोकल अथॉरिटी मेरे को इसके बदले में क्या देगी? कंसिडरेशन। मुद्दा ये है बेटा, इस कंसिडरेशन पे जीएसटी नहीं लगेगा, बस मुद्दा बस इतना सा है कि इस कंसिडरेशन, जिसको आप रेंट बोल लो, हायर चार्ज बोल लो, कुछ भी बोल लो बेटा, हायर चार्ज बोल लो, कुछ भी नाम से बोल लो, एचसी बोल लो, रेंट बोल लो, लीज चार्जेस बोल लो बेटा, इस पे जीएसटी नहीं लगेगा अगर ये इलेक्ट्रॉनिकली ऑपरेटेड व्हीकल है। तो मेरा अच्छा बच्चा बताएगा उसको समझ में आया कि नहीं आया? आया बेटा, बिल्कुल समझ में आपको आया। आगे चले? हाँ सब चलो। 2 नई एंट्रियां बेटा इंसर्ट करा दी, और बिल्कुल सिंपल एंट्रियां, इनके अंदर कुछ खास बात निकल कर नहीं आ रही है।
पढ़ो बेटा 24B में क्या लिखा है। सर्विसेज बाय वे ऑफ स्टोरेज और वेयर हाउसिंग ऑफ सीरियल, पल्सेस, फ्रूट। बेटा वो राइस तो पहले भी था। अच्छा सर वही है क्या? हाँ वही है, वही है बेटा, चावल यात्रा। चावल की अपन ने देखा था बेटा, राइस को लेकर हर जगह लगभग लगभग एग्जामेशन आपको मिल गई थी, अगर आपको याद हो तो, ठीक है ना। उसी तरीके से अब ये एग्जामेशन एक्सटेंड की गई है किनके ऊपर? स्टोरेज और वेयर हाउसिंग ऑफ सीरियल के ऊपर, पल्सेस के ऊपर, फ्रूट्स के ऊपर, नट्स के ऊपर, वेजिटेबल के ऊपर, स्पाइसेस के ऊपर, कोपरा के ऊपर, शुगर केन के ऊपर, जेगरी के ऊपर, रो वेजिटेबल्स के ऊपर, फाइबर्स के ऊपर जैसे कि साहब कॉटन, फ्लैक्स, जूट एक्सेट्रा, इंडिगो, अनमैन्युफैक्चर्ड टबैको, बीटल लीव्स, तेंदू लीव्स, कॉफी एंड टी। बेटा यानी सो इसका मतलब कॉफी और टी की पहले वेयर हाउसिंग एग्जाम नहीं होती थी? हाँ नहीं होती थी। कॉफी और टी को अगर आप वेयर हाउस कराते थे तो उसके बदले में बेटा जो भी पैसा देते थे उस पर जीएसटी लगता था। टी को अगर आप वेयर हाउस कराते थे, स्टोरेज करवाते थे, तो जहां पर भी बड़े बड़े गोडाउन होते हैं बेटा, जहां पर इनकी पूरी सेफ्टी के साथ इनको रखना पड़ता है, ये खराब ना हो जाए, तो उन गोडाउन के अंदर जब स्टोर कराते थे और गोडाउन का जो रेंट लगता था, वेयर हाउस चार्जेस लगते थे, उस पर जीएसटी लगता था। इन चीजों के रिस्पेक्ट में टी, कॉफी, तेंदू लीव्स, अनमैन्युफैक्चर्ड टबैको, इन सब पे लगता था साहब जीएसटी। इन सबको अगर मैं स्टोर करता था, वेयर हाउस करता था, उस पर जीएसटी लगता था। लेकिन गवर्नमेंट चाहती बेटा चाय आदमी आराम से पी सके, कॉफी आदमी आराम से पी सके। हम नहीं चाहते। देखो बेटा एक बात बताओ, अगर कॉफी को रखने के लिए पीछे चार्जेस देकर आओगे तो आगे बेटा कॉस्ट बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? यार एक बात बताओ, मैं कॉफी बेचता हूँ और कॉफी स्टोर कराने के लिए मेरे को पैसा देना पड़ता है जिसपे जीएसटी लगता है, और आगे मेरे को क्या है साहब, आगे मेरे को क्या है, आगे मेरे को कॉस्ट बढ़ जाएगी, क्योंकि अगर मैं पीछे टैक्स देकर आऊंगा तो एक बात हो यार, मैं पीछे टैक्स देकर आऊंगा तो जितना ज्यादा टैक्स मैं पीछे देकर आऊंगा साहब, आपको नहीं लगता आगे कॉस्ट बढ़ेगी? बढ़ेगी साहब, बिल्कुल बढ़ेगी। आगे मैं कहीं ना कहीं उसे रिकवर करूंगा। तो गवर्नमेंट नहीं चाहती साहब ये झंझट हो, इसलिए गवर्नमेंट ने पीछे से आपके टैक्स हटा दिया। तो गवर्नमेंट ने क्या करा, इसे एग्जेम्प्ट कर दिया साहब, बोलो एग्जेम्प्ट कर दिया। इस पे अब जीएसटी का अमाउंट आपको नहीं देना पड़ेगा। कोई बहुत ज्यादा टफ बात बताई मैंने, है बहुत टफ बात बता दी? नहीं सर, आपने से मजाक चल रही है साहब, कोई दिक्कत की बात नहीं है यहाँ पर, मुझे नहीं लगता साहब कोई दिक्कत है यहाँ पे। बहुत सिंपल सिंपल सी बात है, स्टोरेज और वेयर हाउसिंग एग्जाम करिए साहब, स्टोरेज और वेयर हाउसिंग की सर्विस एग्जाम करिए। ठीक है सर, समझ में आ गया, आगे चले। हाँ सर ये नाम याद रखने की जरूरी है बेटा, एक ओवरव्यू ब्रॉड आइडिया ले सकते हो आप, है ना। अनमैन्युफैक्चर्ड टबैको, बीटल लीव्स, तेंदू लीव्स, कॉफी वगैरह, यहाँ से एमसीक्यू बनने के चांसेस हैं। यहाँ से हो सकता है इंस्टीट्यूट इंटर लेवल पे, फाइनल का तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन हाँ सीए इंटर लेवल पे हो सकता है वो बना दे, क्वेश्चन बना दे साहब कि टबैको लीव्स, अनमैन्युफैक्चर्ड टबैको पर क्या स्टोरेज पर क्या जीएसटी लगेगा, 4 ऑप्शन देता है आपको उस तरीके से, है ना। या फिर स्टोरेज वेयर हाउसिंग ऑफ दीज 4 थिंग्स आर एग्जेम्प्टेड अंडर जीएसटी, उसमें एक ऑप्शन अलग रख दे, बाकी 3 एग्जाम रख दे, तो वो जो अलग है साहब उस पर एग्जाम नहीं होगा, ऑड वन आउट। इस तरीके का आपको एमसीक्यू बना के दिया जा सकता है। अगर मैं बात करूं बेटा एंट्री नंबर 29B की जो नया इंसर्ट हुआ है, तो इस एंट्री के अंदर क्या बोला हुआ है? इस एंट्री के अंदर बोला हुआ है बेटा जनरल लाइफ इंश्योरेंस। कौन सा इंश्योरेंस? जनरल इंश्योरेंस नहीं बेटा, लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस को लेकर आपको पहले भी बताया दोस्त कि काफी नेवल ग्रुप, डिफेंस ग्रुप को लेकर हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि लाइफ इंश्योरेंस पे एग्जेम्पशन मिलती है। उसी को लेकर इन्होंने एक कैटेगरी और डाल दी, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, यानी होम अफेयर्स के तहत जो CAPF सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, इसका इसके जो मेंबर्स हैं साहब, इस ग्रुप के इंश्योरेंस फंड देखो टू देयर मेंबर्स, यानी अगर CAPF के जितने भी मेंबर्स हैं, CAPF अगर उनको लाइफ इंश्योरेंस की सर्विस देता है और उनसे बदले में प्रीमियम लेता है या उनकी सैलरी से डिडक्ट करता है साहब, उसमें जीएसटी नहीं लगेगा। मैंने पहले भी बोला ये चीजें ऑलरेडी बहुत सारी कवर्ड है बेटा, आर्म्ड फोर्सेज, नेवल फोर्सेज को लेकर हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है, डिफेंस वगैरह को लेकर कि वहां पर अगर वो मेंबर्स को देते हैं तो उस पर जीएसटी नहीं लगता है। उसी तरीके से एक नई एंट्री और ऐड करा दी, जो छूट रहा था CAPF छूट रहा था, CAPF को भी यहाँ पर कवर कर लिया। तो सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स अगर है, होम मिनिस्ट्री के अंडर में, होम अफेयर्स के अंडर में जो आते हैं साहब, अगर वो अपने मेंबर्स को लाइफ इंश्योरेंस की सर्विस दे रहे हैं तो क्या उस पर जीएसटी लगेगा? उससे जो प्रीमियम चार्ज करेंगे उस पर नहीं लगेगा साहब, ठीक है। वेरी गुड बेटा, अच्छा बच्चा। उसके बाद क्या आ रहा है? उसके बाद आ रहा है बेटा एंट्री नंबर 35। क्या आ रहा है? एंट्री नंबर 35। अब एंट्री नंबर 35 क्या बोल रही है दोस्त? एंट्री नंबर 35 ये बोल रही है, कुछ भी नहीं बोल रही बेटा, एक नया क्लॉज डाल दिया, बंगला सहस्य बीमा। सर पहले क्या था? पहले इसमें बेटा आपको याद हो तो बहुत सारी जनरल इंश्योरेंस की पॉलिसीज हुआ करती थी। एंट्री नंबर 35 में बच्चे पूछते सर याद करने की, हर बार बच्चा ये पूछता है कि सर एंट्री 35 याद करने का, और मैं हर बार ये बोलता हूँ बेटा एंट्री नंबर 35 कैसे याद करोगे, उसमें बहुत सारे नाम है, रट्टा नहीं लगाना है। और जनरली इंस्टीट्यूट बेटा ऐसी जगहों से क्वेश्चन नहीं पूछता है, इंस्टीट्यूट ऐसी जगह से नहीं छेड़ता। इंस्टीट्यूट को भी पता है बेटा इंश्योरेंस पॉलिसी के नाम थोड़ा याद कराना है, बच्चे को प्रैक्टिकली स्ट्रांग बनाना है, एग्जाम में उसकी प्रैक्टिकल नॉलेज को टेस्ट करना है या उसकी रिटन कैपेसिटी को। देख लो आप, तो मेरे हिसाब से तो रिटन कैपेसिटी को टेस्ट नहीं किया जाएगा, क्योंकि अगर मैं इंश्योरेंस के नाम याद करने बैठूंगा बेटा, मैं इंश्योरेंस का एग्जाम देके आ जाऊंगा ना।
जनरल इंश्योरेंस कौन सा इससे मेरे को क्या मतलब, बट उसमें हाँ एक नाम ऐड करा दिया, बंगला सहस्य बीमा। और मैंने बोला बेटा हमेशा ध्यान रखना अमेंडमेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, तो बाकी नाम याद होना हो, ये एक नाम याद कर लेना। कौन सा नाम? बंगला सहस्य बीमा। तो अगर ये नाम कहीं दिख जाता है तो समझ लेना बेटा अमेंडमेंट से है। अच्छा, तो इंस्टीट्यूट ने पूछा है तो इस पे ये एग्जाम्प्ट है, ये एग्जाम्प्ट है। तो ये एक नया एक्स्ट्रा उन्होंने वहां पर इंसर्ट कराया। और देखो वापस एक और नई एंट्री इंसर्ट करे, उसमें बोला साहब अगर एडमिशन हो रहा है वही का वही जो ऊपर पढ़कर आए थे, फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप के अंदर, तो एडमिशन की टिकट के ऊपर भी कोई आपको क्या नहीं देना बेटा, जीएसटी नहीं देना। तो पहले वहां पर सर्विसेज बाय और टू फीफा एग्जाम करा दी, और अब फीफा में एंट्री यानी एडमिशन के टिकट पे लगने वाला जीएसटी भी एग्जाम्प्ट करा दिया। यहां तक मेरे बच्चे को किसी को भी कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं सर, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है बेटा। एक काम करेंगे, छोटा सा ब्रेक लेंगे, बहुत छोटा सा ब्रेक लेंगे साहब, आप लो मत, बट मुझे लेना पड़ेगा कुछ टेक्निकल इशू की वजह से। 5 मिनट के अंदर वापस आएंगे, ठीक है? चलो बेटा, तो हैव अ टी ब्रेक। तो बेटा आ गए ब्रेक से? हाँ सर आ गए ब्रेक से। पानी पी लिया? हाँ साहब पी लिया। आराम कर लिया? कर लिया। अब देखो अपन ने कहाँ छोड़ा था बेटा, अपन ने एंट्री नंबर जितने भी थे, अपनी एंट्री जितनी भी थी एग्जामिशन एंट्रीज बेटा, वो कंप्लीट कर ली थी। ठीक है सर, वो हमने कंप्लीट कर ली थी, एग्जामिशन एंट्रीज हमने कंप्लीट कर ली थी। अब क्या देखना है बेटा? अब देखना है अपन को एक सर्कुलर। ठीक है, सर्कुलर किसके ऊपर, एक बार हेडिंग पढ़ ले, हाँ फिर मैं आपको नोटिंग में समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट पहले एक बार सर्कुलर पढ़ लो बेटा। क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग एप्लीकेबिलिटी ऑफ जीएसटी, क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग एप्लीकेबिलिटी ऑफ जीएसटी, यानी जीएसटी एप्लीकेबल होगा कि नहीं होगा, किसके ऊपर बेटा? ऑन डिलेड पेमेंट चार्जेस। किसके ऊपर? डिलेड पेमेंट चार्जेस के ऊपर, इन केस ऑफ लेट पेमेंट ऑफ ईएमआई। ओ अच्छा सर, समझ में आ गई बात। सर ये बात है कि अगर ईएमआई, ईएमआई आप सब बेटा ईएमआई जानते हो। देखो अब मैं ईएमआई समझाने बैठूंगा तो मतलब नहीं बेटा, इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। आप सब अमेजोन पे परचेज करते हो साहब, ऑनलाइन परचेज करते हो, फ्लिपकार्ट से परचेज करते हो, जहां से भी परचेज करते हो साहब, आप जानते हो आजकल ईएमआई का ऑप्शन मिलता है। क्रेडिट कार्ड के ऊपर आपको ईएमआई का ऑप्शन, और कहीं कहीं तो बेटा डेबिट कार्ड पे भी आपको ईएमआई का ऑप्शन मिल जाता है, जहां पर आप मंथली इंस्टॉलमेंट मतलब ऑटोमेटिकली मंथली वो आपके बैंक अकाउंट से डिडक्ट होती रहेगी एक फिक्स्ड अमाउंट, और आपका पूरा पेमेंट, परचेस पेमेंट जो परचेस प्राइस है वो पे हो जाएगी। लेकिन आप सब जानते हो बेटा इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, देयर इज नो फ्री लंच इन दिस वर्ल्ड। आप सब अच्छे से जानते हो देयर इज नो फ्री लंच इन दिस वर्ल्ड बेटा। तो हमेशा ध्यान रखना है, क्योंकि हम सब जानते हैं बेटा ईएमआई की अगर हमको फैसिलिटी मिली है, यानी बेटा मैं कह सकता हूँ एक तरीके से डेफर्ड पेमेंट हो गया। एक साथ पूरा पेमेंट ना कर कर आपने क्या करा, डेफरमेंट कर दिया पेमेंट का। तो आप एक साथ पूरा पैसा ना लेकर किश्तों में ले रहे हो, तो बेटा अगर वो किश्तों में लेगा दुकानदार तो वो पागल थोड़ी ना है। वो उसके साथ क्या चार्ज करेगा बेटा, डिलेड पेमेंट पे इंटरेस्ट चार्ज करेगा। क्या चार्ज करेगा बेटा? इंटरेस्ट चार्ज करेगा। और जो इंटरेस्ट बेटा वो चार्ज करेगा, मुद्दा सिर्फ इतना सा है साहब कि अगर वो इंटरेस्ट को देने में मेरे से देरी हो जाती है, यानी ईएमआई की किश्त देने में मेरे से देरी हो जाती है, तो उस पर जो पैनल इंटरेस्ट लगेगा, उस पे जो पैनल इंटरेस्ट लगेगा बेटा, वो पैनल इंटरेस्ट आपकी वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट बनेगा कि नहीं बनेगा, यानी उस पर जीएसटी एप्लीकेबल होगा कि नहीं होगा, उस पॉइंट पर जीएसटी एप्लीकेबल होगा कि नहीं होगा। देखो जो इसमें क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में देखो मैंने आपको शानदार समझा रखा है, बहुत शानदार डायग्राम है। इस डायग्राम को अपन थोड़ी देर में देखने वाले हैं। यहाँ पर कुछ ट्रांजेक्शन हैं जो सर्कुलर में समझाए गए हैं, ये ट्रांजेक्शन भी मैं आपको नोटिंग के थ्रू समझाऊंगा। देखो और क्रक्स भी मैंने आपको एंड में दे रखा है। तो बेटा मैंने पहले भी बोला है, अमेंडमेंट बुकलेट इस तरह से बनाई है साहब कि पूरी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। पूरी अमेंडमेंट बुकलेट बेटा क्या है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, तो कोई झंझट की बात ही नहीं है। बट स्टिल अगर आप चाहते हो तो मैं आपको समझाऊंगा। और बेटा इसी के लिए तो लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं ना। बट भैया अगर कोई बच्चा सेल्फ स्टडी कर रहा हो तो उसके लिए भी ये बुक ऐसी है कि वो आराम से सेल्फ स्टडी कर सकता है। मेरे कहने का मतलब ये है। चलो सर नोटिंग पे आ जाओ। तो बेटा अगर अपन नोटिंग की बात करें, हाँ तो चलो ये देखो, ये पहले अपन ने पढ़ा था, उसकी रिगार्डिंग नोटिंग हो रखी है अपने पास। हैशटैग लगाते हैं नया और चालू करते हैं, ठीक है? तो क्या पढ़ रहे हैं वो देखते हैं। देखो बेटा मुद्दे की बात ये साहब कि ये है सप्लायर अंकल, हाँ, और ये है रेसिपिएंट अंकल, हाँ। अब देखो सर्कुलर में जो एग्जांपल लिया वही एग्जांपल मैं यहाँ पे लेता हूँ कि हमने क्या करा साहब, हमने ये देखो ये सप्लायर अंकल ने यहाँ पर मोबाइल फोन सेल करा, और मोबाइल फोन के बदले बेटा कंसिडरेशन यहाँ पर सप्लायर अंकल को मिल रहा है। मेरे सारे अच्छे बताएंगे यहाँ पर सेल, SALE, सेल ऑफ क्या है बेटा, मोबाइल फोन। क्या है बेटा, मोबाइल फोन। तो बेटा मोबाइल फोन की सेल हो रही है, हाँ सर, और बदले में बेटा क्या पे हो रहा है, कंसिडरेशन पे हो रहा है, ठीक है? हाँ। अब बेटा ये कंसिडरेशन एक साथ ना देकर इन्होंने क्या करा, आप एग्जांपल मान लो आईफोन प्रो 11 प्रो, ठीक है साहब, तो 1 लाख का फोन है फॉर एग्जांपल, आपके पास फोन कितने का बेटा, 1 लाख रुपीज का आपके पास में फोन है, ठीक है? अब 1 लाख रुपीज का अगर आपके पास में फोन है बेटा, तो 1 लाख रुपीज मैंने एक साथ ना देकर ईएमआई करा ली। क्या करा ली, सारे बच्चे बोलेंगे ईएमआई करा ली,
ठीक है, हाँ सर, ईएमआई करा ली। अब ईएमआई फॉर एग्जांपल बेटा 14,000 रुपए की है, 14,000 रुपीज की आपकी ईएमआई है। ठीक है सर, 14,000 रुपीज की ईएमआई है। और टोटल ईएमआई कितनी है बेटा, तो अब आप देख लो बेटा कि टोटल ईएमआई कितनी होगी। एक काम करोगे, हाँ सर एक सेकेंड में कैलकुलेशन पे थोड़ी सी कैलकुलेटर पे कैलकुलेशन कर लूँ। हाँ सर कर लो आप, कोई दिक्कत की बात नहीं है सर। तो बेटा एक काम करो, आप इसको ले लो, ये परफेक्ट रहेगा मेरे लिए। इसको बेटा आप ले लो 8, तो टोटल 8 इंस्टॉलमेंट है। कितनी इंस्टॉलमेंट है, 8। तो बेटा 8 के हिसाब से अगर कैलकुलेशन करेंगे तो 14 8 से कितना होता है सर, 112, यानी 1,12,000। तो बेटा देना कितना है, 1 लाख नहीं, 1,12,000। तो सर वो 12,000 क्या है बेटा, ये तो ब्याज है। ईएमआई के अंदर दो कंपोनेंट होते हैं बेटा, एक होता है प्रिंसिपल का कंपोनेंट, एक होता है इंटरेस्ट का कंपोनेंट। ये सब बात आप अच्छे से जानते हो, आप सबने बेटा एसएफएम पढ़ा है। और जिस बच्चे ने एसएफएम पढ़ रखा है उसको कोई दिक्कत नहीं आएगी ईएमआई को समझने में। तो एक होता है बेटा प्रिंसिपल का कंपोनेंट, एक होता है इंटरेस्ट का कंपोनेंट, है ना। हाँ सर। अब बेटा जो इंटरेस्ट वाला कंपोनेंट है, यहाँ पर टोटल कितना निकल कर आ गया, 12,000 निकल कर आ गया। ठीक है, और प्रिंसिपल वाला कंपोनेंट कितना निकल के आ गया साहब, वो तो हम सब जानते हैं कि भाई 1 लाख का फोन था, 1 लाख का फोन था, इसमें कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। हाँ, मेरा मुद्दा ये है बेटा कि अगर मैं किसी भी किस्त, मतलब ये 14,000 को देने में अगर मैंने देरी कर दी, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक किस्त 14,000 की देने में देरी कर दी, जिस पर कंडीशन थी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, मतलब जब मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया था, जब मैं फोन करता था तो उन्होंने बोला था 500 रुपए और लग जाएंगे अगर आपने कोई भी किस्त देने में देरी करी तो। यानी 14,000 देना है, वो इंटरेस्ट तो देना ही देना है, बट अगर आपने उस इंटरेस्ट को देने में देरी करी, आपने किस्त देने में देरी करी, तो बेटा 500 रुपए का अलग से पीनल इंटरेस्ट लग जाएगा। अब मेरे सारे अच्छे बच्चे मेरी बात सुनेंगे और मेरे को एक बात बताएंगे साहब, आप सब बताओगे। आज सबने सेक्शन 15 पढ़ा है, वैल्यूएशन वाला बेटा, ठीक है। सेक्शन नंबर 15 में अपन क्या पढ़ते हैं बेटा, ओटिस आईडी। ओटिस आईडी पढ़ते हैं क्या, हाँ सर। सप्लायर्स ऑब्लिगेशन, टैक्सेस, इंटरेस्ट, सब्सिडी अदर देन गवर्नमेंट वाली, हाँ सर। इंसिडेंटल एक्सपेंसेस और डिस्काउंट, ये बात अपन करते हैं। अपन ने मेमोरी टेक्निक पूरी सेक्शन की बना रखी है कि क्या ऐड होगा और क्या एक्सक्लूड होगा, मतलब ट्रांजैक्शन वैल्यू के अंदर क्या जुड़ेगा और क्या घटेगा, ये सारी चीजें अपन ने समझ रखी है। वहां पर बेटा एक पॉइंट है किसका, आई मतलब इंटरेस्ट, आई मतलब इंटरेस्ट और आई मतलब इंसिडेंटल एक्सपेंसेस, यहां पर आई मतलब इंटरेस्ट है। अब आई मतलब जो इंटरेस्ट है बेटा, ये इंटरेस्ट जो मैं दे रहा हूं, ये 12,000 को जो इंटरेस्ट दे रहा हूं, मेरे सारे बच्चे बताएंगे बेटा ट्रांजेक्शन वैल्यू का पार्ट बनेगा कि नहीं बनेगा। सारे बच्चों ने सही जवाब दिया साहब, मेरे पास सबकी आवाज आ गई, मेरे तक सबकी आवाज पहुंच गई। आप सबने बिल्कुल सही बोला सर, ये बनेगा, बिल्कुल बनेगा साहब। क्यों बनेगा, क्योंकि सेक्शन 15 सबसेक्शन 2 क्लॉज डी के अंदर साफ साफ ये बात बोली हुई है। सेक्शन 15 सबसेक्शन 2 क्लॉज डी क्या बोला बेटा, कि जो भी इंटरेस्ट है साहब वो ट्रांजेक्शन वैल्यू में जुड़ेगा। जो भी इंटरेस्ट आप ले रहे हो किसके ऊपर बेटा, वो ट्रांजेक्शन वैल्यू के ऊपर। आप समझे नहीं, ये ट्रांजेक्शन वैल्यू 1 लाख है, 1 लाख पे ही तो 14,000 का इंटरेस्ट है। तो अगर मैं 12,000 का इंटरेस्ट है, तो बेटा जो 12,000 का इंटरेस्ट है 1 लाख के ऊपर, ये प्रिंसिपल के ऊपर है, तो डेफिनेटली प्रिंसिपल का इंटीग्रल पार्ट है। और इंटीग्रल पार्ट है तो इसको अपन वहां पर जोड़ेंगे। सेक्शन 15(2) इसलिए उसको जोड़ता है। सेक्शन 15(2) के पीछे का लॉजिक ये है कि साहब वो उसके साथ में पे हो रहा है, भाई भाई ये दोनों, तो दोनों को जोड़ना जरूरी है। और जीएसटी टोटल वैल्यू पे लगाया जाएगा, कितने पे, 1,12,000 पे। हाँ सर, बात तो समझ में आ गई। अब मैं पूछ रहा हूं कि अगर इस 14,000 की किस्त को देने में 500 रुपए और लग जाते हैं साहब, तो क्या 1,12,500 में 1,12,000 में 500 जुड़ेगा, क्या 1,12,500 पे जीएसटी लगेगा? तो बेटा जवाब है हाँ। और यही सर्कुलर में क्लेरिफाई करा कि अगर बाय चांस कोई किस्त देने में अपन को देरी हो जाती है और अपन 14,000 की किस्त ना देकर बेटा 14,500 की किस्त देते हैं, 500 रुपए की पेनल्टी एक्स्ट्रा पे करते हैं, तो ये हर 500 रुपए पर भी जीएसटी लगेगा कि नहीं लगेगा? तो मैं कहूंगा साहब लगेगा। ट्रांजेक्शन वैल्यू में 500 रुपए भी जुड़ेगा सेक्शन 15(2)D के अंदर। और क्यों ना जुड़े साहब, क्यों ना जुड़े, बिल्कुल जुड़ना चाहिए, इसको तो बिल्कुल जुड़ना ही चाहिए। और वो इसलिए जुड़ना चाहिए क्योंकि साहब ये जब मेन इंटरेस्ट जुड़ रहा है, तो अगर इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लग रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट, या इंटरेस्ट पे पीनल इंटरेस्ट, बेटा नाम कोई सा भी रख लो, राम श्याम घनश्याम मोहन प्यारे, नाम और भी कोई रख लो साहब, नाम तो किसके, एक ही भगवान के नाम है। तो आप उसको पीनल इंटरेस्ट बोल लो, चाहे आप उसको डिलेड इंटरेस्ट बोल लो, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट बोल लो, कुछ भी बोल लो साहब। जब मेन इंटरेस्ट, देखो करक्स क्या है बेटा, करक्स ये है कि अगर मेन 12,000 इंटरेस्ट जो है वो अगर ट्रांजेक्शन वैल्यू का पार्ट बन रहा है साहब, तो इसको पे करने में अगर आप डिले करते हो और उसकी वजह से कोई 500 600 1000 रुपए जो भी है वो एक्स्ट्रा इनकर हो जाता है बेटा, तो वो भी ऐड होंगे, वो भी ऐड होंगे ट्रांजेक्शन वैल्यू के अंदर। बताओ कोई दिक्कत है क्या साहब? कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरा अच्छा बच्चा मुझे एक चीज और बताएगा
इसी ट्रांजेक्शन को बेटा अगर मैं थोड़ा सा एक इसका रूपांतरण कर दूं, रूपांतरण, हैरी पॉटर देखी साहब आपने? हाँ सर देखिए। तो बेटा अच्छे बच्चे मुझे बताएंगे, अगर मैं इसका रूपांतरण कर दूं, ट्रांजेक्शन को थोड़ा सा बदल दूं, कैसे बदल दूं साहब? ऐसे बदल दूं कि इस बार साहब फोन बेचा क्या? हाँ सर फोन बेचा सर, लाइन सही से खींचो आप। मैंने कहा लो बेटा लाइन सही से खींच देता हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं, अपने पास सारे जुगाड़ है। देखो अभी फिर से फोन सेल हो रही साहब, सेल ऑफ फोन, ये सेल है। हाँ साहब, बट बेटा इस बार कंसिडरेशन नहीं आया, इस बार कंसिडरेशन नहीं आया। क्या बात करो सर? हाँ सेल तो हुई लेकिन कंसिडरेशन नहीं आया। सर ऐसे कैसे सर? कंसिडरेशन नहीं आया तो क्या आया? शांति तो रखो, समझा रहा हूं ना बेटा। कंसिडरेशन नहीं आकर बेटा इस बार कुछ और आया, और वो आया नहीं, मैं तो कहूंगा इस बार गया। सर फोन भी गया और फोन के साथ और कुछ भी गया। हाँ बेटा इस बार फोन भी गया और फोन के साथ एक चीज और दे दी, और वो दे दी बेटा लोन की सर्विस। क्या दे दी? लोन की सर्विस। अच्छा इसका मतलब साहब 1 लाख का फोन बेचा और 1 लाख का उधार भी दे दिया। सर ऐसा होता है क्या? हाँ, ट्रांजेक्शन को घुमाने का तरीका है बेटा, और कुछ भी नहीं है। कान को ऐसे पकड़ो चाहे घुमा के पकड़ो, पकड़ा तो कहा नहीं आपने। तो देखो दुकानदार ने क्या करा, होशियारी करी। दुकानदार ने बोला साहब हम इसको क्या करते हैं पता है, हम इसको सेल दिखाते ही नहीं है, हम तो दिखाएंगे साहब हमने तो लोन दिया था और लोन पर हम इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो बेटा एक बात बताओ, यहाँ पर इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे क्या? यहाँ पर मेरे सारे अच्छे बचाएंगे, यहाँ पर 12,000 का इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे क्या? तो बेटा इंटरेस्ट तो आप यहाँ पर ईएमआई के नाम पे ले ही रहे थे। तो आप चाहे ईएमआई के नाम पे इंटरेस्ट ले लो, चाहे यहाँ पर आप उसको फोन बेचकर एक अलग से एक और इनवॉइस काट दो किसकी, एक नई सर्विस की, लोन की सर्विस, और उस पर आप इंटरेस्ट ले लो। बात तो वही है ना। अब आप यहाँ लोन की किस्तें चुकाओ इंटरेस्ट के साथ, चाहे ईएमआई चुकाओ इंटरेस्ट के साथ, बात तो एक ही है। ईएमआई भी क्या है बेटा, एक तरीके का आपको लोन ही तो दिया उसने, एक तरीके का उसने आपको लोन ही तो दिया ईएमआई के अंदर। उसने आपको बोला ठीक है धीरे धीरे चुका देना। अब आप लोन बोल के चुकाओ चाहे ईएमआई बोल के चुकाओ, चुका तो आप क्या रहे हो बेटा, इंटरेस्ट तो चुका ही रहे हो ना कहीं, और वो भी उसी इंसान से जिससे आपने फोन खरीदा है। सबसे इंपॉर्टेंट फोकस की बात क्या है बेटा, फोकस की बात यह है कि आप उसी इंसान से जिससे आपने फोन खरीदा, आप लोन की सर्विस ले रहे हो, उसी इंसान से आप ईएमआई की सर्विस ले रहे हो जिससे आपने फोन खरीदा है। तो ट्रांजेक्शन को घुमाने की कोशिश ना करो, क्योंकि अगर आपने फोन खरीदा है तो एक्चुअल ट्रांजेक्शन तो बेटा सेल ऑफ फोन है, और उसके अगेंस्ट कंसिडरेशन पर इंटरेस्ट है, तो ऐड हो गई होगा। क्योंकि मेन सप्लाई किसकी हो रही है, फोन की, और फोन की सप्लाई के अगेंस्ट कंसिडरेशन पे हो रहा है। तो अगर वहां पर बेटा इंटरेस्ट है तो इंटरेस्ट है। मुद्दे की बात यह है कि बेटा यहां पर ये देखो जिस्ट क्या है ट्रांजेक्शन का, ट्रांजेक्शन का आखिर धरातल क्या है, आखिर ट्रांजेक्शन है किस चीज का? यहाँ क्या लोन का ट्रांजेक्शन है क्या? यहाँ पर फीलिंग क्या लोन वाली आ रही है क्या? नहीं सर, यहाँ पर फीलिंग तो मोबाइल वाली आ रही है। फिर अब मोबाइल के बदले में लोन दिखाओ चाहे मोबाइल के बदले में ईएमआई दिखाओ, बिका तो मोबाइल, तो फीलिंग तो मोबाइल वाली आ रही है साहब, लोन वाली फीलिंग आई नहीं रही है। अब मैं आपको एक और तीसरा एग्जांपल देता हूं, ये दो एग्जांपल समझ में आए कि नहीं आए सर? ये दो एग्जांपल समझ में आए। अब तीसरा एग्जांपल बेटा अब जो अपन यहाँ समझने वाले हैं वो अपन ये समझने वाले हैं, इधर आओ। फिर से बेटा सप्लायर है और फिर से बेटा रेसिपिएंट है, और इधर बेटा इस बार नई कंपनी आ गई है कि एबीसी। इस बार एक नई कंपनी ने एंट्री मारी बेटा, किसने? एबीसी ने। अब मेरे सारे अच्छे बच्चे मुझे एक बात बताएंगे। हाँ सर पूछो आप। ये लो बेटा फोन बिक गया, और ये लो बेटा कंसिडरेशन भी दे दिया, लेकिन इस बार बेटा इधर से लोन ले भी लिया और इंटरेस्ट दे भी दिया। ओ क्या बोला सर आपने, समझ में नहीं आया? देखो ये हुआ बेटा सेल ऑफ फोन। क्या हुआ? सारे बच्चे लिखेंगे, कॉपी में नोट करेंगे बेटा, सेल ऑफ फोन। और ये हुआ बेटा पेमेंट, ये हो गया पेमेंट। लेकिन सर पैसा कहां से आया? पैसा यहां से आया बेटा, लोन प्रोवाइडेड, लोन प्रोवाइडेड। और बदले में बेटा, हाँ यहां आएगा बदले में बेटा इंस्टॉलमेंट। और बेटा इंस्टॉलमेंट ऑलवेज इंक्लूड्स इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल, वो एक तरीके का ईएमआई वाली बात होगी कि इंस्टॉलमेंट में क्या है, दो चीजें, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट। तो यहाँ पर बेटा प्रिंसिपल भी है और यहाँ पर इंटरेस्ट भी है, दोनों चीजें। कोई दिक्कत की बात साहब? नहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है सर, एकदम परफेक्टली आपकी बात हमको समझ में आ गई। अच्छा मेरी बात को आगे सुनो। हाँ सर बोलो। बेटा मेरा अच्छा बच्चा मेरे को एक बात बताएगा कि यहां पर आपको फील किसका आ रहा है, यहां पर इस जगह, इस ट्रांजेक्शन के अंदर मेरे सारे अच्छे बच्चे बताएंगे आपको फील क्या आ रहा है इस वाले ट्रांजेक्शन में। बेटा ये ट्रांजेक्शन तो देखो साफ साफ अभी भी दिख रहा है, ये सेल ऑफ फोन ही है। ये क्या है? सेल ऑफ फोन। बट बेटा यहां पर इस बार फोन वाला फीलिंग आ रहा है क्या?
क्योंकि बेटा पार्टी बदल लिया। जी हाँ, पार्टी बदल लिया। पहले पार्टी वो फोन वाली पार्टी ही थी जो लोन दे रही थी, लेकिन इस बार फोन वाली पार्टी लोन नहीं दे रही, नहीं ईएमआई दे रही है। इस बार कोई तीसरा ही जना मेरे को लोन दे रहा है। कोई एबीसी नाम की कंपनी है, उससे मैं लोन ले रहा हूं और लोन लेकर इधर फोन खरीद रहा हूं। क्या बोला मैंने? इधर से लोन लिया, इधर को फोन खरीदा, इधर से लोन लिया, इधर को फोन खरीदा। तो अगर मैं इधर से फोन खरीद रहा हूं, इधर से लोन ले रहा हूं, तो दिक्कत कहां पर है? दिक्कत कहीं पर भी नहीं है साहब। दोनों ट्रांजेक्शन अलग अलग है, दोनों की फीलिंग अलग अलग है। यहां पर क्या हो रहा है बेटा? यहां पर है लोन सर्विस। कौन सी सर्विस? लोन सर्विस। ओके सर, समझ में आ गई बात। लोन सर्विस है। तो बेटा मुझे अच्छे से बताओ कि यहां पर ये जो लोन सर्विस है, इस पर बेटा ये जो मैं इंटरेस्ट पे कर रहा हूं, क्या इस पे जीएसटी लगेगा? दिल पे हाथ रख के बताओ साहब। एंट्री नंबर 27। जी हाँ बेटा, बिल्कुल सही सुना आपने। एंट्री नंबर 27 ऑफ नोटिफिकेशन नंबर 12/2017। रटा दी साहब, रटा दी। पहले भी डिस्कस करी थी, आज फिर डिस्कस कर रहा हूँ, आगे और डिस्कस करूंगा, आपको एंट्री नंबर याद हो जाएगा साहब। एंट्री नंबर 27 किसकी बात करते हैं बेटा? अगर आप किसी भी तरीके की सप्लाई करते हो, डिपॉजिट या एडवांस या लोन, आप लोन दे रहे हो, डिपॉजिट कर रहे हो, एडवांस दे रहे हो, एफडी करा रहे हो, इसके ऊपर अगर आपके पास इंटरेस्ट या डिस्काउंट नाम का कंसिडरेशन आता है, तो बेटा उसे हम क्या करते हैं? एग्जेम्प्ट कर देते हैं। क्या करते हैं मेरे अच्छे बच्चे बताएंगे? एग्जेम्प्ट करते हैं। और साहब अगर मैं उसे एग्जेम्प्ट करता हूं, तो आप मुझे बताओ, मेरे को मजा आ रहा है क्या? मैं क्यों जीएसटी लगाऊंगा साहब? जब गवर्नमेंट ने उसे एग्जेम्प्ट कर रखा है, हम लोग उसे एग्जेम्प्ट मानते हैं, तो उस पर जीएसटी लगेगा क्या? नहीं लगेगा। तो यहां पर ये जो लोन सर्विस है बेटा, इस पर जो मैं इंटरेस्ट चुका रहा हूंगा, इस पे जो मैं इंटरेस्ट पे कर रहा हूंगा, वो इंटरेस्ट INTEREST, REINTEREST, हाँ सर स्पेलिंग सही है आपकी। ये जो इंटरेस्ट मैंने पे करा बेटा, पेड, ये बेटा एंट्री नंबर 27 में कवर होगा कि नहीं होगा? बताओ, एंट्री नंबर 27 में कवर होगा कि नहीं होगा? होगा सर, बिल्कुल होगा, क्योंकि लोन है, एडवांस है। इसके ऊपर अगर आप कोई इंटरेस्ट वगैरह पे कर रहे हो बेटा, वो नहीं बनता किसका पार्ट? आपकी वैल्यू का पार्ट। वैल्यू पे जीएसटी नहीं लगता बेटा। इसी चीज को गवर्नमेंट ने एग्जेम्प्ट करा रखा है कि आज साहब अगर मेरे को जरूरत पड़ती है भगवान की दया से किसी से लोन लेने की, और आज मैं बैंक से लोन लेकर आता हूँ, और आप बेटा उसके इंटरेस्ट में और जीएसटी लगा दोगे, तो बेटा फिर तो बहुत ज्यादा परेशानी बढ़ जाएगी कि पहले एक तो ब्याज चुकाओ, फिर ब्याज पे जीएसटी भी चुकाओ, मतलब ब्याज पे टैक्स भी चुकाओ। यहाँ पे ब्याज टाइम पे नहीं आ रहा साहब लोगों का। बैंक यहाँ पर टाइम से ब्याज नहीं ले पा रहा लोगों से, आप ब्याज पे जीएसटी की बात कर रहे हो। तो इसलिए क्या करा? इसलिए एग्जाम्प्ट करा दिया। ठीक है सर, समझ में आ गई बात। मुझे ये बताओ कि यहां पर अगर मैं कोई भी इंस्टॉलमेंट पे करने में देरी करता हूं, क्या बोला मैंने? कोई भी इंस्टॉलमेंट पे करने में बेटा अगर मैं देरी करता हूं, तो मेरे अच्छे बच्चे मुझे एक चीज बताएंगे कि क्या वो जो एक्स्ट्रा इंटरेस्ट लगेगा, डिलेड इंटरेस्ट, क्योंकि देखो मेरे को इंस्टॉलमेंट पे करनी थी, बट मैं 1 महीना लेट हो गया, तो उन्होंने क्या करा? कोई पैनल चार्ज लगा दिया। वहां मैंने क्या बोला? नाम कुछ भी रख लो, पैनल चार्ज, डिलेड पेमेंट, इंटरेस्ट और इंटरेस्ट, कुछ भी बोल लो। मेरा सब सवाल इतना सा है कि साहब वो जो एक्स्ट्रा जो डिलेड चार्ज मेरे को देना पड़ेगा, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट जो मेरे को देना पड़ेगा, या फिर बेटा इसको आप डिलेड चार्ज बोल लो, डिले चार्ज, या बेटा आप इसको पैनल चार्ज बोल लो, आपकी जो इच्छा हो आप बोल लो, पैनल चार्ज बोल लो बेटा, कोई सा भी नाम से बुला लो। मैं सिर्फ इतना सा पूछता हूं, क्या इस पैनल चार्ज पर, इस डिलेड चार्जेस पर, या इस इंटरेस्ट पर जीएसटी लगेगा क्या? पूछता है भारत। बताओ लगेगा बेटा? नहीं लगेगा, बिल्कुल भी नहीं लगेगा साहब। और बेटा इसलिए नहीं लगेगा मेरे अच्छे बच्चे, इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि बेटा जो मेन इंटरेस्ट है उस पे लग रहा है क्या? बताओ, जो मेन इंटरेस्ट है बेटा उस पे लग रहा है क्या साहब? जब मेन इंटरेस्ट पे नहीं लग रहा तो उस पे क्यों लगेगा? मेरे अच्छे बच्चे बताएंगे। जब मेन इंटरेस्ट पे नहीं लग रहा तो उस पर क्यों लगेगा साहब? एक बात आओ, अगर गन्ने पे जीएसटी नहीं है तो गुड़ पे जीएसटी क्यों लगेगा? बताओ, नहीं लगेगा। मेरे एग्जाम्पल लेने का मतलब यह है कि जब मेन चीज पर, जो मेन चीज है, मेन सुपरसेट और फिर सबसेट, सुपरसेट एग्जाम्प्ट बेटा तो सबसेट भी एग्जाम्प्ट, सुपरसेट एग्जाम नहीं है तो सबसेट भी एग्जाम नहीं है, क्योंकि सबसेट सुपरसेट का ही तो पार्ट है। जब पूरा सुपरसेट ही एग्जाम करा दिया था, तो उसके अंदर अगर कोई चीज आ रही है तो उसको पकड़ने से क्या मतलब है? उसी तरीके से जब मेन इंटरेस्ट जो है बेटा, वो मेन इंटरेस्ट ही अगर आपका एग्जाम करा दिया, तो उस इंटरेस्ट के तहत अगर और कुछ देना पड़ेगा साहब, तो वो भी एग्जेम्प्ट हो जाएगा, वो भी एंट्री नंबर 27 में कवर हो जाएगा। उस पर भी आपको कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं है। मेरे सारे अच्छे बच्चे मुझे बताएंगे, आपको कहीं पर कोई भी प्रॉब्लम आई क्या? नहीं सर, हमें कहीं पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, और आई होप इट इज ऑल द वे वेरी क्लियर बेटा। यही सर्कुलर है आपका,
अब आप मेरे साथ आ जाओ डायग्राम पर बेटा, इतना बहुत है नोटिंग के अंदर, ऑलरेडी हमने बहुत अच्छे से डायग्राम्स वगैरह बना के रखे हैं, तो आई डोंट थिंक सो कि आपको ऐसे कोई प्रॉब्लम यहाँ पर होनी चाहिए। बोलो होगी कि नहीं होगी? नहीं सर, कोई प्रॉब्लम हमें नहीं होगी। मेरे सारे बच्चे अच्छे से इस चीज़ को समझेंगे और यहाँ पर आएंगे, मैं आपको समझाता हूँ। सर बुक पे आ जाओ, हाँ आ जाओ आ जाओ, फटाफट से आ जाओ, ठीक है। सब बुक पे आ गए। अब मेरी बात सुनो बेटा, इधर आओ। क्या लिखा मैंने? इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट के अंदर प्रिंसिपल भी होता है और इंटरेस्ट भी होता है। क्या होता है? प्रिंसिपल भी होता है, इंटरेस्ट भी होता है। रीपेमेंट अगेंस्ट गुड्स परचेज और रीपेमेंट अगेंस्ट लोन टेकन। मैंने बोला ना, जिस्ट को समझो, जिस्ट को, बात को समझो कि बात क्या है, आखिर धरातल क्या है, आखिर बेस क्या है, ट्रांजेक्शन का बेस क्या है। ट्रांजेक्शन का बेस बेटा माल खरीदना है क्या, या ट्रांजेक्शन का बेस बेटा लोन लेना है? अगर ट्रांजेक्शन का बेस माल खरीदना है साहब, और उसके ऊपर अगर तुम पे कर रहे हो, देखो क्या लिखा है, इफ इंटरेस्ट इज इंक्लूडेबल एंड टैक्सेबल, पेनल इंटरेस्ट चार्ज ऑन द डिलेड पेमेंट इज आल्सो इंक्लूडेबल। अगर मेन इंटरेस्ट इंक्लूड हो रहा है तो उस पर अगर कोई एक्स्ट्रा इंटरेस्ट देना पड़ेगा तो वो भी इंक्लूड होगा, और अगर मेन इंटरेस्ट ही आपका एग्जेम्प्ट है साहब, तो पेनल इंटरेस्ट चार्ज भी आपका एग्जेम्प्ट हो जाएगा, इज आल्सो एग्जेम्प्ट। समझ रहे हो? देखो एंट्री नंबर 27 में वो कवर हो जाएगा। इंटरेस्ट डज नॉट इंक्लूड एनी काइंड ऑफ सर्विस चार्ज, प्रोसेसिंग फी, मेंटेनेंस चार्ज, अदर चार्जेस। सब एक बात बताऊं, इंटरेस्ट इंटरेस्ट होता है, सर्विस चार्ज को इंटरेस्ट मत बोलना। अगर ये इस ट्रांजेक्शन के अंदर भी, किस ट्रांजेक्शन में, इस ट्रांजेक्शन के अंदर भी अगर कोई सर्विस चार्ज लिया जा रहा है, कोई मेंटेनेंस चार्ज लिया जा रहा है, कोई प्रोसेसिंग फीस कर आपसे अगर ली जा रही है, तो बेटा उस पर तो जीएसटी लगेगा। हमने बात क्या करी? सिर्फ इंटरेस्ट को माफ किया। एक्स्ट्रा चार्ज अगर कोई दे रहे हो बेटा किसी और सर्विस के नाम से, किसी और चीज के नाम से ले रहे हो, उस पर जीएसटी लगेगा। तो मुद्दे की बात क्या है साहब? मेन इंटरेस्ट एग्जेम्प्ट, तो आपका सब्सिक्वेंट इंटरेस्ट भी एग्जेम्प्ट होगा। अगर आपका मेन इंटरेस्ट ट्रांजेक्शन वैल्यू का पार्ट बनेगा, तो सब्सिक्वेंट इंटरेस्ट या पीनल इंटरेस्ट अगर आपको देना पड़ता है लेट पेमेंट के कारण, तो साहब वो भी आपके वैल्यू का पार्ट बनेगा, उस पर भी जीएसटी लगेगा। इतनी सी बात है साहब, ठीक है। लेकिन मैंने फिर बोला, अगर सर्विस चार्ज लगा रहे हो, अगर प्रोसेसिंग फीस, मेंटेनेंस चार्जेस इस नाम से ले रहे हो, तो इन पे तो जीएसटी लगेगा साहब, क्योंकि ये इंटरेस्ट नहीं है, ये डिस्काउंट नहीं है, ठीक है। हाँ सर ठीक है, समझ में आ गई बात। बस बेटा यही देखो, यही यहाँ पर मैंने समझाया है, और यही एक और जो तीसरा एग्जाम्पल था जो अपन ने लिया था अपनी नोटिंग के अंदर, वो मैंने यहाँ पर समझाया है, और आप सभी के सामने शानदार आपको क्रक्स दिखाई देगा कि इंटरेस्ट शुड बी पेड अगेंस्ट सर्विसेज, ओनली द सेम इज एग्जेम्प्ट। इफ मेन इंटरेस्ट इज एग्जेम्प्ट, पीनल इंटरेस्ट इज ऑल्सो एग्जेम्प्ट। तो अगर आपका मेन इंटरेस्ट एग्जेम्प्ट है बेटा, तो आपका पीनल इंटरेस्ट भी कहीं ना कहीं एग्जेम्प्ट हो जाएगा, ठीक है। हाँ सर ठीक है, आगे चले। हाँ सर आगे चलो, चलो इशू, ये अगला सर्कुलर आ रहा है, ठीक है ना। इट इज अ न्यू सर्कुलर इन एग्जामिशन चैप्टर, क्लैरिफिकेशन ऑन इशू रिलेटेड टू जीएसटी ऑन मंथली सब्सक्रिप्शन या कॉन्ट्रीब्यूशन चार्ज्ड बाय आरडब्ल्यूए फ्रॉम इट्स मेंबर्स। देखो डायग्राम बना रखा है बेटा, फटाफट से डायग्राम देखो। ये है एक आरडब्ल्यू है बेटा, आप आरडब्ल्यू आप सब जानते हो, आई होप आपको सबको समझ में आता है। रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, अलग अलग तरीके की संस्थाएं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होता है बेटा। क्या लिखा हुआ है देखो, अनइनकॉर्पोरेटेड बॉडी और नॉन प्रॉफिट एंटिटी रजिस्टर्ड अंडर एनी लॉ। तो ये नॉन प्रॉफिट एंटिटी होती है जिसे सेवा करने के लिए बनाए जाते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज वगैरह होती है, सोसाइटीज वगैरह होती है, वहां पर ये बनती है, ठीक है। तो इसमें कुछ भी नहीं होता बेटा, सर्विसेज ऑफ सोसाइटी, और बदले में मेंबरशिप फीस ली जाती है। मतलब ये सब आपके बिजली का बिल भर देंगे, आपको तालाब मतलब वो स्विमिंग पूल की आपको जो है वो सर्विस दे दी जाएगी। तो अलग अलग तरीके की आपको बहुत सारी सर्विसेज दी जाती है बेटा सोसाइटी से रिलेटेड। देखो यहाँ बताया ना अपन ने, इंटरनेट कनेक्टिविटी की सर्विस, टावर लगवा देंगे, ब्रॉडबैंड लगवा देंगे, राउटर लगवा देंगे आपके लिए गाड़ी की तैयारी सर्विसेज दे देंगे ना, आपके लिए जो मतलब आपके कुरियर्स वगैरह का आना लाना ले जाना, आपके चेक वगैरह बैंक में डालना, और बहुत तरीके की सर्विसेज आपको दे दी जाएंगी साहब। उस तरीके की बातें, बच्चों के लिए कॉमन पार्क बनवा देंगे, उन पार्क में बच्चे खेल लेंगे, झूले लगा देंगे आपके लिए। तो अलग अलग तरीके की सर्विसेज आपको दी जाएगी, और एक मुश्त अमाउंट आपसे महीने का लिया जाएगा, ठीक है साहब। और वो जो मुश्त अमाउंट आपसे महीने का लिया जाएगा, वही समझने वाली बात यहाँ पर होगी, ठीक है, कि साहब उस मुश्त अमाउंट पे जीएसटी लगेगा कि नहीं लगेगा, ठीक है। तो अपन सब जानते हैं बेटा, एग्जामिशन चैप्टर के अंदर अपन ने क्या पढ़ा साहब, कि अगर ऐसी कोई भी सर्विस दी जाती है टू इट्स ऑन मेंबर्स फॉर कंसिडरेशन अप टू 7500 पर मंथ पर मेंबर। क्या बोलेंगे बोलो? पर मंथ पर मेंबर, पर मंथ पर मेंबर, ठीक है। तो अगर पर मंथ पर मेंबर इस तरीके की बेटा कोई भी सर्विस ली जाती है, तो वो सर्विस क्या बनती है बेटा? वो सर्विस बनती है आपके पास में एग्जेम्प्ट सर्विस। जी हाँ साहब, अगर 7500 रुपए पर मंथ पर मेंबर आप लेकर चल रहे हो, कोई किसी प्रकार का जीएसटी आपको देने की जरूरत नहीं है साहब। इशू नंबर 1, मतलब पहला जो प्रॉब्लम निकल कर आई, क्या निकल कर आई देखो, साथ साथ पढ़ेंगे, साथ साथ इसको समझेंगे। ऐसा कहा जा रहा है साहब कि क्या कोई जो मेंटेनेंस चार्जेस, देखो, आर द मेंटेनेंस चार्जेस पेड बाय रेजिडेंट टू आरडब्ल्यूए इन अ हाउसिंग सोसाइटी exempt from GST, and if yes,
इज देयर एनी अपर लिमिट? तो हमने कहा साहब हाँ एग्जेम्प्ट है, और अपर लिमिट हम सब जानते हैं बेटा। अपर लिमिट कितनी है बताओगे मेरे को? अपर लिमिट है 7500 पर मंथ पर मेंबर, यानी एक महीने में अगर आप एक मेंबर से कितना चार्ज करते हो बेटा? 7500 चार्ज करते हो। तो कोई आपको किसकी जरूरत नहीं है साहब, बोलो, टैक्स लगाने की जरूरत नहीं है। और कोई आपको, ये देखो, इज इन मंथ एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी? हाँ साहब एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी, यानी आपको कोई टैक्स लगाने की जरूरत नहीं है। अपर लिमिट कितनी है? 7500। इशू नंबर 2 बेटा, दूसरा मुद्दा उठकर क्या आ रहा है साहब? दूसरा मुद्दा उठकर ये आ रहा है कि आरडब्ल्यूए हैज एन एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ 20 लाख और लेस, यानी आरडब्ल्यूए का टर्नओवर 20 लाख या उससे कम है, और मेंटेनेंस चार्जेस जो है बेटा वो ज्यादा है 7500 पर मंथ पर मेंबर से। तो मुझे एक बात बताओ, अगर मैं रजिस्टर्ड पर्सन ही नहीं हूं और अगर कोई चीज जो मैं बेचता हूं वो टैक्सेबल कैटेगरी की है, मतलब ये साहब कि मैं अनरजिस्टर्ड हूं और मैं जो चीज बेचता हूं बेटा उस पर टैक्स लगता है। मैंने क्या बोला? मैंने ये बोला मैं अनरजिस्टर्ड हूं। मैंने क्या बोला? मैं अनरजिस्टर्ड हूं, लेकिन जो चीज मैं बेचता हूं वो टैक्सेबल है, गवर्नमेंट ने उसको एग्जेम्प्ट नहीं कर रखा, वो टैक्सेबल है। तो बेटा मुझे रजिस्ट्रेशन कराना पड़ जाएगा क्या? सर मुझे रजिस्ट्रेशन करना पड़ जाएगा। सर क्या मजाक कर रहे हो क्या? ऐसी कैसी बात कर रहे हो सर आप? अगर आप अनरजिस्टर्ड हो तो क्यों आपको टैक्सेबल गुड्स बेचने से रजिस्ट्रेशन कराना पड़ जाएगा? आपको पूरी 20 लाख की लिमिट दी जाएगी। जब तक आप 20 लाख से ऊपर का टैक्सेबल माल नहीं बेच देते या एग्जेम्प्ट टैक्सेबल मिक्स बेच नहीं देते, आपका एग्रीगेट टर्नओवर 20 लाख से ऊपर नहीं आ जाता, तब तक आपको रजिस्ट्रेशन कराने की कोई जरूरत नहीं है। ये मेरे सारे प्यारे बच्चे जानते हैं। तो साहब मुझे एक बात बताओ, अगर कोई आरडब्ल्यूए अनरजिस्टर्ड है और उसके द्वारा दी जाने वाली सर्विस टैक्सेबल बन जाती है, मतलब 7500 रुपए पर मंथ या पर मेंबर से ऊपर निकल जाती है, यानी 7500 की जगह साहब मैंने 8000 पर मंथ पर मेंबर ले लिया, ये टैक्सेबल सर्विस हो गई साहब। ये कौन सी सर्विस हो गई? टैक्सेबल। ये एग्जेम्प्ट नहीं रही। एग्जेम्प्ट कब तक रहेगी? जब 7500 से कम रहेगी। 7500 से ऊपर निकलती क्या हो जाएगी साहब? टैक्सेबल हो जाएगी। ओ अच्छा ऐसा। हाँ साहब, अगर 7500 या 7500 से कम, क्योंकि अप टू का मतलब क्या होता है बेटा? अप टू एन अमाउंट का मतलब होता है वो लिमिट या उस लिमिट तक, ठीक है। हाँ साहब, लेकिन अगर उस लिमिट के ऊपर जा रहा है तो वो आपके लिए क्या बन जाती है बेटा? टैक्सेबल सर्विस बन जाती है। लेकिन बेटा टैक्सेबल सर्विस बनने से मेरा रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी हो जाएगा क्या? है मेरा रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी हो जाएगा? सारे बच्चे बताएंगे नहीं सर नहीं होगा। आपकी सर्विस टैक्सेबल बनने से आपका रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी नहीं होगा। आपका एग्रीगेट टर्नओवर 20 लाख से ऊपर निकलने पर आपका क्या होगा साहब? मैंडेटरी होगा रजिस्ट्रेशन। ठीक है सर? हाँ सर ठीक है, आगे चलें। हाँ सर, ये सब बात यहाँ पर लिखी हुई आप पढ़ सकते हो। शेल बी रिक्वायर्ड टू पे जीएसटी अगर साहब आपका टर्नओवर इज ऑल्सो 20 लाख से ऊपर। अगर आपका टर्नओवर इज ऑल्सो 20 लाख से ऊपर, ये देखो क्या लिखा है बेटा कि अगर आपका टर्नओवर 20 लाख से ऊपर है। सर ये क्या कर दिया आपने? अगर आपका टर्नओवर 20 लाख से ऊपर है और आप मोर देन 7500 हो, समझ रहे हो? मोर देन 20 लैक्स, मोर देन 7500 एग्जेम्पशन मिलेगा। भूल जाओ बेटा, क्योंकि जब आप खुद रजिस्टर्ड इंसान हो और आप टैक्सेबल सर्विस दे रहे हो, मतलब रजिस्टर्ड भी हो और जो सर्विस दे रहे हो बेटा वो टैक्सेबल भी है, तो जीएसटी लगेगा क्या साहब? 100% लगेगा। यानी एग्जेम्पशन मिलेगी क्या साहब? नहीं मिलेगी। एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी। कोई दिक्कत नहीं सर, बिल्कुल चीज समझ में आ गई। आगे चले। हाँ सर आगे चलते हैं। अगली बात क्या निकल कर आई? टर्नओवर 20 लाख से कम है साहब और सर्विस मैं 7500 से ज्यादा दे रहा हूं, यानी मेरा देखो इधर क्या लिखा हुआ है? 20 लाख से कम, 20 लाख से कम, लेकिन अमाउंट 7500 से ज्यादा। एग्जेम्प्ट है क्या? हाँ सर एग्जेम्प्ट है। इसलिए एग्जेम्प्ट है साहब क्योंकि आप अनरजिस्टर्ड इंसान हो, जीएसटी देने की जरूरत ही नहीं है। यस एग्जेम्पशन इज अवेलेबल। मैं तो कह रहा हूँ बेटा 20 लाख से अगर आप नीचे हो तो चाहे आप जो सर्विस दे रहे हो 7500 से ऊपर की दो या 7500 से नीचे की दो, दोनों ही केस में क्या है? एग्जेम्प्ट है। क्योंकि जब आप ही रजिस्टर्ड नहीं हो, जब आप ही रजिस्टर्ड नहीं हो बेटा, तो आप क्या कर लोगे 7500 की लिमिट का? समझ रहे हो मेरी बात को? हाँ सर समझ। तो मैं क्या बोला? मैं ये बोला कि साहब एक बात बताओ, अगर आपका टर्नओवर ही 20 लाख से नीचे है, अगर आप ही अनरजिस्टर्ड इंसान हो, तो लिमिट का क्या अचार डालोगी क्या? मैं तो कह रहा हूँ 7500 से चाहे ऊपर हो चाहे 7500 से नीचे हो, आप ही अनरजिस्टर्ड हो, तो जब अनरजिस्टर्ड हो तो बेटा टैक्स तो ले ही नहीं सकते, चाहे 7500 से ऊपर का बेचो चाहे 7500 से नीचे का बेचो। 7500 से ऊपर का बेचोगे तो टैक्सेबल तो बनेगा, लेकिन टैक्स लेने के लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी है बेटा, और उसकी लिमिट में आप आ नहीं रहे हो। तो बस इतनी सी बात यहाँ पर इन्होंने बोली साहब, समझ में आई? हाँ साहब। अब आ रही बेटा सिचुएशन नंबर कौन सी? सिचुएशन नंबर बेटा आ रही है आई थिंक 3 है कि 4 है? 3 है। सिचुएशन नंबर 3, यानी तीसरा कौन सा इशू अराइज हुआ? Is the RWA entitled to take ITC of GST paid on input, okay, supplies to its member and use such ITC for discharge of GST liability on such supplies, okay, where the amount charged is more than 7500? मुझे एक बात बताओ, मैं रजिस्टर्ड हूँ, हाँ, मैं जो सर्विस दे रहा हूँ वो टैक्सेबल है, 7500 से ऊपर है, तो साहब ये जो टैक्स मैं पीछे पे करके आऊंगा
ये तो मेरी आउटपुट लाइबिलिटी बनेगा 7500 से ऊपर, फॉर एग्जांपल 8000। अब 8000 में मैं कहता हूँ साहब 12%, तो 8000 का 12% कितना होता है मेरे सारे बच्चे मेरे को बताएंगे, ठीक है। तो 8000 का साहब 12% होता है आपके पास में 960 रुपए, 960 रुपीज। अब 960 रुपीज क्या बेटा मेरी आउटपुट लाइबिलिटी है, हाँ क्या ना। पीछे डेफिनेटली मैं पीछे से सर्विसेज लेकर आ रहा हूँ, हाँ, तो क्या मुझे उसका आईटीसी मिल जाएगा। अब एक बात बताओ, रजिस्टर्ड इंसान को जिसकी आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी मतलब टैक्सेबल है, एग्जाम नहीं है, टैक्सेबल है, पीछे से आईटीसी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बोलो। कोई नई बात, बहुत भयंकर बात है साहब ये। अरे मिलेगा साहब, क्यों नहीं मिलेगा। ये देखो पीछे से जो भी टेप, पाइप, सैनिटरी, हार्डवेयर, फर्नीचर, वाटर पंप, जनरेटर, लॉन फर्नीचर, कुछ भी लेकर आओगे साहब, उन सबका, सारे कैपिटल गुड्स का आपको आईटीसी मिलेगा, अवेलेबल होगा, एंटाइटल्ड टू टेक आईटीसी। और बेटा आखिरी मुद्दा जो है वो ये है, इशू नंबर 4 क्या है, वेयर अ पर्सन ओन्स 2 और मोर फ्लैट्स। अब इसको समझो आप बेटा 2 मिनट के लिए, मैं समझाता हूं आपको। यहां पर क्या होता है बेटा, फ्लैट वाइज देखा जाता है। कैसे देखा जाता है, फ्लैट वाइज। आरडब्ल्यू अगर कोई सोसाइटी है बेटा, हाउसिंग सोसाइटी है, तो वहां पर ध्यान रखना मेंबरशिप फ्लैट वाइज देखी जाती है। यानी अगर मैं हूं और मेरे नाम पर बेटा 2 फ्लैट है, तो बेटा वो फ्लैट वाइज लिमिट मुझे मिलेगी 7500 यानी 15000, 15,000 तक की एग्जम्पशन लिमिट मेरे को वहां पर मिल जाएगी। क्योंकि बेटा यहाँ पर मैंने आपको क्या समझाया, मैंने आपको ये समझाया कि जो लिमिट मिलती है वो कैसे मिलती है, वो मिलती है बेटा, बोलो बोलो, वो मिलती है फ्लैट वाइज, ना कि पर्सन वाइज। तो अगर फ्लैट 2 है मेरे ही नाम पर, तो इन दैट केस 7500 और 7500, तो टोटल 15,000 की लिमिट वहां पर मेरे को मिल जाएगी, दिक्कत खत्म। ये यहाँ पर लिखा हुआ है देखो कि 15,000 पर मंथ पर मेंबर एज मेंटेनेंस चार्ज मेरे को यहाँ पर एग्जाम्पशन लिमिट के लिए मिल जाएगा। शेल बी अवेलेबल टू ईच अपार्टमेंट, यानी अपार्टमेंट वाइज आपको क्या मिलकर चलेगा साहब, एग्जाम्पशन लिमिट यहाँ पर मिलकर चलेगी, ठीक है। तो इसी के साथ बेटा आपका ये सर्कुलर भी यहाँ पर खत्म हो जाता है। मुझे बताओ बेटा, क्या अपन ने कुछ नया पढ़ा, क्या मैंने आपको कुछ नया पढ़ाया। मैंने बिल्कुल बेटा आपको कॉमन सेंस की चीजें पढ़ाई जो ऑलरेडी अपन ने क्लास में कवर कर रखी है। ये तो क्या होता है, सर्कुलर का मतलब ही होता है साहब कि जहां पर इंडस्ट्री में कोई प्रॉब्लम आती है तो सिर्फ क्लैरिफिकेशन देने के लिए सर्कुलर निकाला जाता है, जो मेरे हिसाब से आधे से ज्यादा तो बेटा एक्सप्लेनेटरी होता है, उसमें ऐसा कोई डिफिकल्ट बात नहीं होती। अभी सर्कुलर को मेन क्लास में पढ़ाने का कोई पर्पज ही नहीं बेटा, क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट हम ऑलरेडी मेन क्लास में कवर कर ही लेते हैं। अगला आ रहा है बेटा आपके पास क्या, अब देखो ये और भी सिंपल है बेटा, इसमें कुछ भी समझाने वाली बात नहीं है। इधर आओ देखो, आपका जो डीजी शिपिंग अप्रूव्ड मेरिटाइम कोर्सेज होते हैं, पहले समझो मेरिटाइम कोर्स क्या होता है बेटा। ये जो स्टूडेंट्स होते हैं बेटा, जो आर्मी वगैरह में जाते हैं, तो जो नेवी में जाते हैं ना बेटा, नाव मतलब पानी से रिलेटेड जो होता है बेटा मेरिटाइम, तो वहां पर क्या होता है, उनको पहले कोर्स कराया जाता है, उनको पढ़ाया जाता है, उनको समझाया जाता है। और वो किसके थ्रू समझाया जाता है बेटा, वो समझाया जाता है डीजी शिपिंग। मतलब मैं आपको एक बात बताता हूँ, देखो ये रहा मर्चेंट शिपिंग एक्ट, यानी कानून के तहत एक पढ़ाई करी जाती है, उसको बोलते हैं अपन शिपिंग। ये देखो ये रहा मेरिटाइम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, क्या नाम है, मेरिटाइम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। ये इंस्टीट्यूट क्या देता है, मेरिटाइम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, मेरिटाइम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बेटा ट्रेनिंग देता है सारे कैंडिडेट्स को, क्या देता है, ट्रेनिंग देता है। अब बेटा ये ट्रेनिंग की फीस होती है, क्या इस फीस पे जीएसटी लगेगा, तो बेटा गवर्नमेंट ने बोला साहब कि ये जो कानून की पढ़ाई कराई जाती है बेटा, ये कानून के तहत कराई जाती है। किसके तहत करी जाती है, कानून के तहत। मतलब एक कानून की पढ़ाई का मतलब है कि जो पढ़ाई करवा रहे हैं साहब वो कानून के तहत करवा रहे हैं, ऐसे फर्जी कोचिंग इंस्टीट्यूट खोल के नहीं बैठे साहब। आप और मैं जो पढ़ रहे हैं बेटा, ये कोचिंग इंस्टीट्यूट के तहत पढ़ाई चल रही है अपनी, ठीक है। मैं एक प्राइवेट संस्था हूं, मैं कोई भी गवर्नमेंट संस्था नहीं हूं, ना ही मैं किसी एक्ट के तहत मैं आपको ये पढ़ा रहा हूं। इंस्टीट्यूट जो आपको पढ़ा रहा है बेटा वो एक्ट के तहत पढ़ा रहा है, बट ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये किसी एक्ट के तहत नहीं पढ़ा रहा हूं। तो यहाँ पर ये जो मर्चेंट शिपिंग एक्ट 1958 है बेटा, इसके थ्रू बच्चे पढ़ाई करते हैं। इसी के थ्रू ये इंस्टीट्यूट, कौन सा इंस्टीट्यूट, मैरिटाइम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, सब आपको पढ़ा के चलता है। तो बेटा एक बात तो, ये मैरिटाइम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट क्या बन जाएगा, मेरे सारे बच्चे बताएंगे, ये बन जाएगा बेटा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। क्या बन जाएगा, और बेटा जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बन गया, क्योंकि बेटा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन वो इंस्टीट्यूशन है जो अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट या अप्रूव्ड बाय एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, ऐसा कोई कोर्स कराकर चलता है, अप्रूव्ड कोर्स जिसको अपन बोलते हैं ना अप्रूव्ड कोर्स। तो अप्रूव्ड कोर्स कहां से अप्रूव होना चाहिए बेटा, किसी लॉ से अप्रूव होना चाहिए, और ये लॉ से अप्रूव्ड कोर्स आपको पढ़ाकर चल रहा है, ठीक है। जो ये शिपिंग से रिलेटेड कोर्स है बेटा, तो इस कोर्स की फीस पर जीएसटी नहीं लगेगा बेटा, क्योंकि ये माना जाएगा कि एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के द्वारा ये सर्विस दी जा रही है। यानी आपका जो एमटी है ये बेटा,
मैरीटाइम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। ये मैरीटाइम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट क्या बन जाएगा, ये एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन यहाँ पर बन जाएगा। एंट्री नंबर 66 बेटा हम सब जानते हैं और आप सबको याद भी है, एंट्री नंबर 66 के थ्रू यहाँ पर एग्जाम्प्ट हो जाएगा बेटा। तो स्टूडेंट फैकल्टी स्टाफ को अगर कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन देखो क्वालिफिकेशन और डिग्री रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ अगर है, और यहाँ पर लॉ कौन सा है, मर्चेंट शिपिंग एक्ट यहाँ पर कानून है बेटा, तो क्या हो जाएगा, एग्जाम्प्ट हो जाएगा। देखो रूल्स भी दे रखे हैं यहाँ पर आपको, ठीक है। तो ये रूल्स और एक्ट के तहत ये चीज दी जा रही है, बस इतनी सी बात है साहब, और यहाँ पर मामला खत्म हो जाता है। और लास्ट बात बेटा बहुत सिंपल सी है, इसके ऊपर एमसीक्यू शायद आपसे पूछा जा सके, मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे साहब। वैसे मैंने डायग्राम बना के समझा रखा है, बट फिर भी मेरी बात को इधर आओ ध्यान से सुनेंगे। मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि बेटा एक नोटिफिकेशन आया 12/2017, ये आप सब जानते हो एग्जामिशन नोटिफिकेशन है। कौन सा नोटिफिकेशन है बेटा, एग्जामिशन नोटिफिकेशन। मेरे सारे अच्छे बच्चे मेरी बात को सुनेंगे और मुझे एक बात बताएंगे साहब, इस नोटिफिकेशन के अंदर क्या अभी तक कोई नई एंट्री ऐड नहीं हुई क्या साहब? सारे बच्चे बताओ, कोई नई एंट्री ऐड नहीं हुई क्या? नहीं सर, ऐड हुई। और एक नहीं साहब, बहुत सारी एंट्रियां ऐड हुई, एक नहीं बहुत सारी नई नई एंट्रियां ऐड हुई। सर अभी अपन पढ़कर आए ऊपर, अभी अपन ऊपर पढ़कर आए, नई एंट्रीज थी कि नहीं थी? वो फीफा वाली नई एंट्री थी कि नहीं थी, अंडर 17 वाली? हाँ सर थी। तो मुझे एक बात बताओ कि जो नई एंट्री आती है वो कब से एक्टिव होती साहब? जब से वो आई। ऐसा थोड़ा ना ये जो नोटिफिकेशन है तब से एक्टिव हो जाएगी, नहीं 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 नहीं, वो एक्टिव होगी साहब उसकी इंसर्शन डेट से। जिस तारीख को आपने उसको इंसर्ट कराया उस तारीख से वो क्या मानी जाएगी बेटा, वो मानी जाएगी एक्टिवेट, मतलब वो मानी जाएगी उस तारीख से उसका इफेक्ट है। हाँ सर बात तो सही है, जिस तारीख को एंट्री आई है, डेट ऑफ एंट्री, डेट ऑफ एंट्री जो है साहब वही। और बेटा डेट ऑफ एंट्री क्या होगा, डेट ऑफ एंट्री होगा वो नोटिफिकेशन जिस नोटिफिकेशन के थ्रू उस एंट्री को डाला जाएगा। भैया एक नोटिफिकेशन लेकर आया कि भाई ये 2 एंट्रियां नहीं और मैं अपने उस पुराने वाले नोटिफिकेशन में इंसर्ट कराना चाहता हूं। क्या बोला मैंने ये बोला कि एक नया नोटिफिकेशन लाया और उसके थ्रू मैंने एक पुराने नोटिफिकेशन के अंदर कुछ एंट्रीज नई इंसर्ट कराई। ओके सर समझ में आ गया, ठीक है ओके। हाँ तो मैं ये पूछ रहा हूं कि अगर इस एंट्री के अंदर मैं कोई एक्सप्लेनेशन ऐड कराता हूं, क्या ऐड कराता हूं बेटा, कोई नई एक्सप्लेनेशन ऐड कराता हूं, तो एक्सप्लेनेशन इफेक्टिव कब से होगी, एक्सप्लेनेशन की डेट से कि एंट्री की डेट से? एक्सप्लेनेशन डालिए साहब, कान खोल के सुनना मेरी बात को, इनकम टैक्स पढ़ा है आप सबने साहब। एक्सप्लेनेशन का बेटा रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होता है, बट रेट्रोस्पेक्टिव कितना रेट्रोस्पेक्टिव साहब, यहां से थोड़ी ना हो जाएगा, यहां से थोड़ी ना हो जाएगा साहब। यहां पर एंट्री थी क्या जब नोटिफिकेशन आया, ओरिजिनल नोटिफिकेशन, तब एंट्री थी क्या? नहीं थी। तो ये कहां से बात आ गई साहब कि एक्सप्लेनेशन यहां से इफेक्टिव हो जाएगा? बच्चे कंफ्यूज ना हो बेटा, ये डेट ऑफ एंट्री से होगा। एक बात बताओ, घर में मेहमान आए उसके बाद ही तो उनका सामान घर में आएगा, पहले आ जाएगा क्या साहब? जब एंट्री ही बाद में आई है तो उसका नोट एक्सप्लेनेशन जो आया बेटा, वो एक्सप्लेनेशन कब से इफेक्टिव माना जाएगा? एंट्री की डेट से इफेक्टिव माना जाएगा। और वो जो 1 साल का टाइम होता है ना, आप सब जानते हो कि भाई नोटिफिकेशन लाने के 1 साल के अंदर अंदर आप उसके अंदर कोई भी एक्सप्लेनेशन ऐड करा सकते हो। तो ये बात इस नोटिफिकेशन से एप्लीकेबल होगी साहब, एंट्री वाले नोटिफिकेशन से, कि इस नोटिफिकेशन की डेट से 1 साल के अंदर अंदर आप कोई भी वहां पर ऐड करा सकते हो। क्या ऐड करा सकते हो? एक्सप्लेनेशन ऐड करा सकते हो। बस ये एक क्लैरिफिकेशन बहुत सिंपल शब्दों में यहाँ पर दिया गया है, इसमें कोई जोर लगाने की जरूरत नहीं है, कोई दिमाग ज्यादा लगाने की जरूरत नहीं, सिंपल सी बात है बेटा। देखो मैंने यहाँ पर डायग्राम, बहुत शानदार डायग्राम बनाया। मैंने कहा साहब एंट्री 1 थी, एंट्री 2 थी, एंट्री 3 थी, लेकिन एक नई एंट्री 3-6 इंसर्ट कराई गई। कब इंसर्ट कराई गई साहब? 21/9 को। और उसके अंदर एक्सप्लेनेशन 26/7/2018 को, यानी 1 साल के अंदर अंदर एक एक्सप्लेनेशन इंसर्ट कराया गया। बट ये 1 साल कहां से काउंट करना है बेटा? एंट्री की डेट से। नोटिफिकेशन तो कभी भी आया हो, नोटिफिकेशन तो 1/7/17 को आया था साहब। इफेक्टिव कब से हुआ था? 1/7/17 से। तो जब 1/7/17 से कोई चीज इफेक्ट हुई थी, लेकिन उसके अंदर अगर कोई नई एंट्री 21/9/17 को डाली जा रही है बेटा, तो 1 साल 21/9/17 से गिना जाएगा, पहली बात। और दूसरी बात बेटा, ये जो इफेक्टिव माना जाएगा, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट यहां से पकड़ेंगे, ठीक है। तो इसका जो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होगा साहब, ये कहां से होगा? यहां से होगा बेटा, यहां से, ठीक है। हाँ सर। और बेटा वही सीक्वेंस ऑफ इंसर्शन मैंने देखो यहाँ पर समझा भी दिया आपको, कि सबसे पहले एग्जामिशन नोटिफिकेशन आया, उसके बाद एंट्री आई, और उसके बाद एंट्री का अंदर एक्सप्लेनेशन आई। तो ये एक्सप्लेनेशन इफेक्टिव फ्रॉम कब से मानी जाएगी साहब? एंट्री इंसर्शन नोटिफिकेशन की डेट से। और इसी को बोलोगे बेटा आप रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, इसी को बोलोगे आप रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। और इसी के साथ बेटा आपके एग्जामिशन चैप्टर के भी अमेंडमेंट्स यहाँ पर अपन ने क्या कर दिया बेटा? सल्टा दिए। तो एग्जामिशन चैप्टर भी यहाँ पर आपका कंप्लीट हो गया। इसके बाद बेटा अपन क्या कंप्लीट करेंगे? इसके बाद अपन कंप्लीट करेंगे बेटा प्लेस ऑफ सप्लाई। क्या देखो अगला चैप्टर आ रहा है प्लेस ऑफ सप्लाई, तो प्लेस ऑफ सप्लाई के अमेंडमेंट्स इसके बाद अपन कंप्लीट कर चलेंगे बेटा। पढ़ते रहो और पूरी रफ्तार से पढ़ते रहो साहब, और कुछ आपको दिखना ही नहीं चाहिए साहब। इसी के साथ मैं कहूंगा आपको बाय बाय, टाटा, सी यू। अगले लेक्चर में मिलेंगे बेटा प्लेस ऑफ सप्लाई के लिए। लेक्चर देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।